Hello, nursing student. Today I'm starting a new chapter of the psychiatry, and their name is nursing management of patient with schizophrenia and other psychotic disorders. तो आज जो चैप्टर पढ़ने वाला हूं वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं, चाहे वो यूजी का एग्जाम हो, चाहे वो जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा डिमांड आया था कि मेरे को सिजोफ्रेनिया चाहिए, मेरे को सिजोफ्रेनिया पढ़ना है क्योंकि जो है मेरा एग्जाम है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद सोचा कि मैं जो है सिजोफ्रेनिया पहले पढ़ा ही देता हूं। तो ये चैप्टर जो है थोड़ा लंबा है, और जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा हार्ड सा टॉपिक है, और उसका नाम है सिजोफ्रेनिया एंड देयर टाइप्स। तो सिजोफ्रेनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर सिजोफ्रेनिया को हम लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सिजोफ्रेनिया क्या होता है, उसके एटियोलॉजी क्या होते हैं, उसके नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होते हैं, उसके मैनेजमेंट क्या होते हैं, उसके ट्रीटमेंट मोडलिटीज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। अलग अलग टाइप्स को जो है अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से जो है समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहां पर जो है ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, हो सकता है 2 घंटा या फिर 2.5 घंटा का भी हो जाए। तो यहां पर तुमको धैर्य से अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, और इसको फिल करना है। सबसे बड़ी बात होती है फिल करना। अगर तुम फिल कर गए कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, इसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसका एग्जाम्पल किस तरीके से हो सकता है, तो तुमको जो है इसको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम आराम से इसको लिख सकते हो एग्जाम में, चाहे कितना भी लंबा करके लिखना हो उतना लंबा तुम कर सकते हो। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है हम लोग सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलेंगे, और यहां पर सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे जिस टॉपिक का नाम है सिजोफ्रेनिया। और यहां पर देखेंगे कि सिजोफ्रेनिया का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले जो यहां पर एक लाइन आ रहा है वो कह रहा है द वर्ड सिजोफ्रेनिया वाज क्वाइंड बाय द स्विस साइकेट्रिस्ट यूगेन ब्यूलर। कौन थे? यूगेन ब्यूलर नाम के एक साइकेट्रिस्ट थे, और उन्होंने ही जो है 1908 में जो है सिजोफ्रेनिया नाम दिया था। एक डिसऑर्डर का नाम दिया सिजोफ्रेनिया। कौन दिया? यूगेन ब्यूलर। और कब दिए थे? 1908 में। और ये एक स्विस साइकेट्रिस्ट थे। ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद भी रखना है कि सिजोफ्रेनिया टर्म जो है किसने दिया था। ओके, अब यहां पर बात आती है कि सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड है सिजोफ्रेनिया, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, और दोनों वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है। कौन से वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ये लैटिन वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। और यहां पर जो 2 वर्ड देखने को मिलते हैं, पहला है सीजो एंड सेकेंड यहां पे देखने को मिलता है फ्रेनिया या फिर फ्रेन। ओके, तो सीजो का मतलब होता है स्प्लिट, एंड फ्रेन का मतलब होता है माइंड। तो यहां पर सिजोफ्रेनिया 2 वर्ड से मिलके बन रहा है। पहला है सीजो एंड सेकेंड है फ्रेन, जिसको फ्रेनिया भी बोला जाता है, और इसका मतलब होता है माइंड। तो यहां पर सिंपल सा मीनिंग निकल के आता है कि सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया है स्प्लिट ऑफ माइंड, मीन यहां पर दिमाग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब जब बात होती है कि दिमाग के टुकड़े टुकड़े हो जाना, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सिंपल सा होता है कि यहां पर इमोशन अलग हो जाना, यहां पे थॉट्स अलग हो जाना, यहां पर परसेप्शन अलग हो जाना, मीन किसी चीज का मेल जोल नहीं रहना, या फिर कोई चीज जो है अच्छे तरीके से काम नहीं करना, एंड दैट इज कॉल्ड द सिजोफ्रेनिया। और ये जो है एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, बहुत ही खतरनाक है, जल्दी ठीक नहीं होता है। हो गया तो मतलब सोचो कि तुम्हारा कल्याण ही हो गया, अब तुम वैसे ही रहोगे। अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है कि सिजोफ्रेनिया इज ए सीरियस मेंटल इलनेस। क्या है ये? सिजोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल इलनेस है, जहां पे वेयर ए पर्सन एक्सपीरियंस ए स्प्लिट फ्रॉम द रियलिटी। यहां पर इंसान को जो है रियलिटी से नाता टूट जाता है। इंसान जो है हेलुसिनेशन में रहना शुरू कर देता है, इमेजिनेशन में रहना शुरू कर देता है, डिल्यूजन में रहना शुरू कर देता है। लेकिन यहां पर इंसान जो है रियलिटी में नहीं रह पाता है। किस कारण से? तो यहां पर इंसान को हियरिंग वॉइस, यहां पे अलग अलग तरीके के आवाज सुनाई देंगे। हो सकता है वो हेलुसिनेशन हो, होल्डिंग फोर्स बिलीफ, यहां पर डिल्यूजन दिखाने को मिलेगा। यहां पर इंसान जो है अपने होल्स फिक्स्ड बिलीफ को अपने अंदर रखेंगे। फिर इमोशनल फ्लैटनेस देखने को मिलेगा, मींस इंसान को कुछ भी कर दो वहां पर उसके किसी भी तरीके का कोई भी इमोशंस जो है देखने को नहीं मिलेगा। या फिर जो है इनएप्रोप्रिएट इमोशन देखने को मिलेगा, मींस जहां पर इंसान को हंसना चाहिए वहां पे इंसान रोना शुरू कर देगा, और जहां पे रोना चाहिए वहां पे इंसान हंसना शुरू कर देगा। फिर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और बिहेवियर। यहां पर इंसान का स्पीच और इंसान का बिहेवियर जो है डिसऑर्गेनाइज रहेगा, अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा।
ओके, मीन जहां पर जो है जो बिहेवियर करना चाहिए वहां पे वो बिहेवियर नहीं करेगा, अलग तरीके से बिहेव करेगा। जहां पे जो बोलना चाहिए वहां पे नहीं बोलेगा, अलग अलग तरीके से बोलेगा। इकोलोलिया देखने को मिलेगा या फिर अलग अलग जो है यहाँ पे डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। तो डेट इज द सिजोफ्रेनिया। और यहां पर हम लोगों ने समझा कि सिजोफ्रेनिया दो वर्ड से बना हुआ है। पहला है सिजो, सेकेंड है फ्रेन, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है स्प्लिट ऑफ माइंड। और यहां पर जो सिजोफ्रेनिया वर्ड दिया था वो दिया था यूगेन ब्लूलर ने और ये दिया था 1908 में। ओके, तो सिजोफ्रेनिया वर्ड को जो है यूगेन ब्लूलर ने 1908 में दिया था। तो ये था मीनिंग्स ऑफ सिजोफ्रेनिया और इसके जो है एक तरीके से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी देखा। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर देखते हैं सिजोफ्रेनिया वेयर द माइंड लॉस टच विथ रियलिटी। सिजोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर है जहां पे इंसान का दिमाग जो है रियलिटी से अपना टच खो देता है। तो यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से सिजोफ्रेनिया होता है और यहां पर जब इंसान को होता है तो किस किस तरीके के सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं। तो यहां पर एक स्टोरी के माध्यम से कहा गया, इमेजिन करो एक यंग मैन है जिसका नाम है रवि। ओके, अब मैं इसको स्टोरी के फॉर्म में इसलिए बताता हूं ताकि तुम इसको समझ सको और फील कर सको कि किस तरीके से चीजें जो है यहां पे घटित हो रहा है, क्योंकि जो है ये सारे चीज जो है तुमको कोई बताता नहीं है। ओके, और मैं इसको लिख के इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं तो भी पढ़ा दिया, अब यहां पर तुमको रिवीजन करना हो तो तुम इसको जो है अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो और मैं जो बोला हूं वो तुमको याद रहेगा। ये नोट्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि इमेजिन करना है कि यंग वोमेन है जिसका नाम है रवि, 22 ईयर ओल्ड है। ओके, 22 साल का है। वंस ए ब्राइट कॉलेज स्टूडेंट, एक समय पर जो है ये बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, बहुत ही अच्छा विद्यार्थी था। एंड स्लोली स्टार्ट टू चेंज, लेकिन अचानक से क्या होता है कि वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। ही बिगिंस टू हियर वॉइस व्हेन नो वन इज अराउंड, वहां पर जो है उसको आवाजें सुनाई देते हैं जब तक कि वहां पर जो है कोई भी नहीं है। अब वहां पे कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी जो है उसको अलग अलग तरीके के आवाज सुनाई देते हैं। ओके, फिर यहां पे कह रहा है कि बिकम सस्पिशियस ऑफ हिज फ्रेंड। अब अचानक से ऐसा दिखने को लगता है कि वो अपने दोस्त पर जो है शक करना शुरू कर देता है। तो किस चीज के लिए शक? उसको लगता है कि कोई हमको आके मार देगा, कोई आके मेरे को जो है हानि करेगा, कोई मेरे चीज को चुरा देगा, कोई मेरे को जहर खिला देगा। इस तरीके से जो है सस्पिशियस करना शुरू कर देता है। एंड आइसोलेट हिमसेल्फ इन हिज रूम, और वो अपने रूम में जो है अकेला रहना शुरू कर देता है, किसी के साथ नहीं रहता है। अब यहां पे कह रहा है कि he believes someone is spying on him through his phone and stop going to class। उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसको जो है चोरी छुपे जो है देख रहा है, उस पर निगरानी कर रहा है, कोई उसको फॉलो कर रहा है और इस कारण से जो है अब वो क्लास नहीं जाता है। पहले वो बहुत अच्छा विद्यार्थी था लेकिन अब उस पे जो है ऐसे ऐसे चेंज आने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट यहां पे देखने को मिलता है कि his family noticed he talked to himself and laughed without reason। उसके जो परिवार हैं वो ऐसा नोटिस करता है कि वो अपने से बात करता है, यानी अपने में बात कर रहा है, वहां पे कोई नहीं है और वो मन ही मन जो है अपने आप हंसते रहता है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, कोई टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो बैठे बैठे हंस रहा है। एंड दिस इज नॉट जस्ट स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग, और ये जो है कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई ओवरथिंकिंग नहीं है, ये है सिजोफ्रेनिया। क्या है ये है सिजोफ्रेनिया। ओके, तो इस स्टोरी में हम लोगों ने क्या देखा? तो यहां पर देखा कि एक लड़का है जिसका नाम है रवि, 22 साल का लड़का है, पढ़ने में बहुत अच्छा था लेकिन अचानक से जो है उसमें बदलाव आने शुरू हो गए। बदलाव किस तरीके से हुआ? तो उसको अलग अलग तरीके के आवाज सुनाई देते थे, वो बैठे बैठे जो है अपने आप हंसते रहता था, बिना मतलब के जो है अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलता था, वो अकेला रहना शुरू कर दिया था, अपने दोस्तों पे शक करने लगा था, बिना मतलब का कुछ भी शक कर रहा है कि मेरे को जहर खिला देगा, मेरे को मार देगा या फिर मेरा कोई सामान जो है चुरा के ले जाएगा। ओके, तो ये था सिजोफ्रेनिया और यहां पर जो है तुम लोगों ने ये तो समझ लिया होगा कि सिजोफ्रेनिया में किस किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखने को मिलता है डेफिनेशंस ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलता है कि व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो सबसे पहले जो है मैं इसको तोड़ के अच्छे तरीके से बताया हूं कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है। तो यहां पे कहा गया कि सिजोफ्रेनिया इज ए सिवियर साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर और न्यूरोटिक डिसऑर्डर दो तरह के डिसऑर्डर होते थे जो मैं तुमको बता चुका हूं। तो साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि इंसान को जब भी किसी तरीके का डिसऑर्डर होगा उसको नहीं लगेगा कि मैं बीमार हूं,
ओके, मींस यहां पर जो है इंसान के इनसाइट जो है अब्सेंट होता है, उसको पता नहीं होता है कि मैं बीमार हूं। मींस अगर वो पागल भी रहेगा तो वो बोलेगा कि मैं पागल नहीं हूं। लेकिन जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है उसमें इंसान को पता होता है कि हाँ मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, मेरे अंदर कुछ तो प्रॉब्लम्स है जो मेरे को जो है खराबी दिखला रहा है। अब यहां पर कहा गया कि सिजोफ्रेनिया एक सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर है। मींस यहां पर उस इंसान के अंदर जो है इंसाइट नहीं होगा अपने डिसऑर्डर के मामले में। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला चीज जो यहां पे इन्वॉल्व होता है वो है डिस्टरबेंस इन थिंकिंग। उसका थिंकिंग जो है पूरे तरीके से बिगड़ जाएगा। उसके अंदर डिल्यूजन देखने को मिलेंगे, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ देखने को मिलेगा। जिस चीज को सोच लेगा कि यही होता है उसको लगेगा कि पार्टिकुलर चीज यही होएगा, चाहे उसको कितना भी प्रूव कर लो। प्रूव करने के बाद भी जो है वो उसी चीज को मानेगा। नेक्स्ट होता है परसेप्शन। तो परसेप्शन में यहां पर हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, इल्यूजन देखने को मिलेगा, इमोशन यहां पर फ्लेट हो जाएगा या फिर इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट देखने को मिलेगा। मींस किसी भी तरीके का कोई भी इमोशंस वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। जहां पे हंसना चाहिए नहीं हंसेगा, जहां पे रोना चाहिए वहां पर नहीं रोएगा। और इनएप्रोप्रिएट में क्या होगा कि अगर कुछ भी चीज हो रही है तो वहां पे अलग अलग तरीके के इमोशन जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होता है बिहेवियर। तो इंसान का बिहेवियर अलग तरीके से हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा और केटाटोनिक हो जाता है। केटाटोनिक का मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर टाइप का बिहेवियर जो है बार बार करना, बार बार किसी तरीके का जो है कोई भी चीज करते रहना, चाहे वो बाल को जो है नोच रहा है तो नोचते जा रहा है। तो यहां पर मैनरिज्म भी देखने को मिलता है। तो फिर यहां पे कह रहा है कि ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन ये सारे चीज जो होंगे वहां पर जो इंसान जो है फुल कॉन्शियसनेस में रहेगा। यहां पर इंसान जो है अनकॉन्शियस नहीं होगा। ओके, इंसान अनकॉन्शियस नहीं होगा, इंसान यहां पर कॉन्शियस रहेगा, अच्छे तरीके से रहेगा और सब कुछ जो है कर रहा होगा। ओके, अब यहां पर जो है जो लोकल तरीके से अच्छे तरीके से जो डेफिनेशन होता है उसको एक बार देख लो, जिसको जो है तुमको रिमेंबर भी करना है। तो यहां पे सीधा सीधा सा बात कहा गया कि सिजोफ्रेनिया इज ए साइकोटिक कंडीशन characterized by the disturbance in thinking, emotion, volitions and faculties in the presence of clear consciousness which usually leads to social withdrawal। तो यहां पर वही चीज है जो यहां पे बताया गया है कि सिजोफ्रेनिया एक साइकोटिक कंडीशन है, कैरेक्टराइज रहता है डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, थिंकिंग गड़बड़ाएगा, इमोशन गड़बड़ाएगा और यहां पर जो अलग अलग तरीके के जो है कॉन्शियसनेस में तो रहेगा इंसान, लेकिन अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे और जो लीड करेगा सोशल विड्रॉल। इंसान जो है सोसाइटी से अलग होकर रहना शुरू कर देगा। ओके, तो ये था डेफिनेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है ICD-11 क्लासिफिकेशन। तो जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर थे वहां पर सिजोफ्रेनिया को कहां रखा गया एंड अदर प्राइमरी साइकोटिक डिसऑर्डर को कौन से चैप्टर में कौन से यूनिट में रखा गया। तो यहां पर सबसे पहले लिखा गया कि जो पहले तो तुमको एक बार बता देता हूं कि जो इंपोर्टेंट है उसको तुमको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होता है, चाहे वो कंपैरेटिव लेवल का हो चाहे जो है वो यूजी का एग्जाम हो। तो 6820 में रखा गया सिजोफ्रेनिया को, 6821 में रखा गया सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर को, 6822 में रखा गया सिजोटाइपल डिसऑर्डर को, 6823 में रखा गया एक्यूट एंड ट्रांसिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर, 6824 में रखा गया डिल्यूजनल डिसऑर्डर, 6825 में रखा गया इंड्यूस्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर, 6826 में रखा गया सिजोफ्रेनिया लाइक स्टेट्स इन एपिलेप्सी, 682Y में रखा गया है अदर स्पेसिफाइड प्राइमरी साइकोटिक डिसऑर्डर एंड 682Z में जो है प्राइमरी साइकोटिक डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड, जो है स्पेसिफाइड नहीं है उन सभी को यहां पे रखा गया। ओके, तो यहां पर इंपोर्टेंट कौन कौन सा है। तो पहला है कि सिजोफ्रेनिया को तुमको यहां पे याद करना अच्छे तरीके से, सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर को याद करना है, साइजोटाइपल को याद करना है, डिल्यूजनल को तो पक्का याद करना है। और अगर दूसरा बात करें तो यहां पे आ जाएगा कौन सा एक्यूट एंड ट्रांसिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर, इसको भी जो है याद कर लेना। तो ये चारों को जो है एटलीस्ट अच्छे तरीके से याद करो, 5 है यहाँ पे और यहाँ पर इसको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं और वो है एपिडेमियोलॉजी। आखिर जो है हम लोग पॉपुलेशन को जब स्टडी करते हैं तो हमें कौन कौन से डाटा देखने को मिलता है, उन सभी के बारे में जो है हम लोग एपिडेमियोलॉजी में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है जो एपिडेमियोलॉजी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट कॉमन साइकोटिक डिसऑर्डर वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कॉमन साइकोटिक डिसऑर्डर है
वो कौन है? वो सिजोफ्रेनिया है। फर्स्ट पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि 15% ऑफ ऑल न्यू साइकेट्रिक एडमिशन, जो 15% है वो सारे साइकेट्रिक एडमिशन जो है इस सिजोफ्रेनिया वाले का ही हो रहा है। मींस इतना ज्यादा पेशेंट जो है सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 50% ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म साइकेट्रिक बेड, यहाँ पर जितने भी साइकेट्रिक बेड हैं उसमें 50% पेशेंट जो है साइकेट्रिक में वो सारे कौन देखने को मिलते हैं? सिजोफ्रेनिया वाले देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रिविलेंस का, अगर हम लोग बात करते हैं कि कितना ज्यादा फैला हुआ है, तो 1% ऑफ जनरल पॉपुलेशन, 1% पूरे पॉपुलेशन में जो इंसान है वो सारे सके सारे जो है सिजोफ्रेनिया से ग्रसित है। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि मेन, अगर मेन का बात करें तो 15 से 25 साल वाले बीच के जो ईयर वाले होते हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है, और वोमेन का बात करें तो 25 से 35 ईयर तक के जो फीमेल होते हैं उसमें ज्यादातर जो है ये देखने को मिलता है। और यहां पर अगर बात करते हैं तो थर्ड केस अकर बिटवीन 15 टू 30 ईयर, 15 से 30 साल के बीच में जो है ये केस ज्यादातर देखने को मिलते हैं, 2/3 देखने को मिलता है, और मोर कॉमन इन लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। और ये कहां ज्यादा देखने को मिलता है? तो जहां पर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप जो है बहुत ज्यादा लो है, जहां का लोग जो है ज्यादा नहीं कमाता है, वहां पे एंजाइटी भी ज्यादा होता है, स्ट्रेस भी ज्यादा होता है, अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, टेंशन ज्यादा होगा, तो इस कारण से वहां पर जो है ज्यादातर के जो है देखने को मिलते हैं क्या? सिजोफ्रेनिया वाले डिसऑर्डर। ओके, तो ये था एपिडेमियोलॉजी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होता है, थोड़ा सा जानकारी के लिए भी अच्छा होता है, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है एज ए डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है एटियोलॉजी एंड काउजेज ऑफ सिजोफ्रेनिया। आखिर जो सिजोफ्रेनिया है उसके क्या क्या रीजंस हैं, क्या काउजेज हैं, किस कारण से जो है ये डिसऑर्डर होता है। कि यहां पे कहा गया कि किसी एक पार्टिकुलर रीजन से ये तो होता नहीं है, और यहां पर ऐसा भी है कि हमें एक्चुअली में नहीं पता है कि किस कारण से होता है। ओके, तो यहां पर मल्टी फैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड जेनेटिक फैक्टर। तो इतने फैक्टर हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण हो सकता है, सोशल और जेनेटिकल फैक्टर के कारण भी जो है यहां पर सिजोफ्रेनिया देखने को मिल सकता है। ओके, तो सबसे पहला वाला फैक्टर यहां पे देखने को मिलता है वो है बायोलॉजिकल थ्योरीज। तो बायोलॉजिकल थ्योरीज से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहला देखने को मिल रहा है बायोकेमिकल हाइपोथेसिस। मीन इंसान के दिमाग में कुछ तो बायोकेमिकल लोचा होता है जिस कारण से जो है इंसान के अंदर सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। तो यहां पे सबसे पहला कहा गया डोपामीन हाइपोथेसिस। मीन डोपामीन वाला हाइपोथेसिस दिया गया कि यहां पर डोपामीन का जो है कमी होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, जिस कारण से जो है यहां पर जो सिजोफ्रेनिया देखने को मिलेगा। तो डोपामीन क्या है? डोपामीन है एक न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करता है? ये मैसेज को पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह थ्रू द न्यूरॉन। ओके, तो यहां पे कहा गया कि डोपामिन एक्टिविटी जो है यहां पे ज्यादा हो जाएगा मेसोलिम्बिक सिस्टम में, जो कि दिमाग में होते हैं, एंड पॉजिटिव सिम्टम्स यहां पे शो करेंगे किसका? सिजोफ्रेनिया का। और अदर न्यूरोट्रांसमीटर का बात करें तो यहां पे नोराएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, गाबा, ग्लूटामेट, अगर ये भी ज्यादा कम होता है तो यहां पर जो है सिजोफ्रेनिया वाले जो है सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एंड दैट इज द बायोलॉजिकल थ्योरीज। और पहला है बायोकेमिकल हाइपोथेसिस। ओके, अब यहां पर जो सेकंड देखने को मिल रहा है इसी बायोलॉजिकल थ्योरीज का बी नंबर, वो है न्यूरो स्ट्रक्चरल चेंजेस। अगर न्यूरो स्ट्रक्चरल चेंजेस में बदलाव आता है, यहां पर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रेन वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर जाना, जो दिमाग का जो भी वॉल्यूम है, जो वहां पे फ्लूइड होते हैं उसका कम हो जाना, या फिर इनलार्ज लेटरल एंड द थर्ड वेंट्रिकल, यहां पर जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसका इनलार्ज हो जाना, या फिर फ्रंटल एंड लिम्बिक एट्रोफी हो जाना, यहां पर जो है एट्रोफी होना शुरू हो जाता है, या फिर जो है सलसी का साइज जो है बढ़ जाता है। अब सलसी क्या होता है बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि तुम लोग तो एनाटॉमी पढ़े नहीं हो। तो ब्रेन जो होता है, ब्रेन को जब अच्छे तरीके से देखोगे तो वो पूरा प्लेन नहीं होता है, वो हमेशा इस तरीके से उबड़ा खाबड़ जो है वहां पे देखने को मिलता है। कहीं गड्ढा रहेगा, कहीं उठा हुआ रहेगा, फिर कहीं गड्ढा रहेगा। तो जो गड्ढा वाले पार्ट इस तरीके से होते हैं ना, उसी को बोलते हैं सलसी। ओके, तो ये न्यूरो स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण भी जो है यहां पर जो है सिजोफ्रेनिया हो सकता है। यही चीज जो है मैं यहां पे
बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पर नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है वो है जेनेटिक्स, ये भी बायोलॉजिकल में आएगा। तो जेनेटिक्स का बात करें तो आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं मीन एक साथ पैदा होते हैं, उसमें 50% देखने को मिलता है। और अगर जो है बेबी का दोनों पेरेंट्स सिजोफ्रेनिया से ग्रसित है तो पक्का है कि बेबी को भी 35% चांस होगा। अगर एक पेरेंट है तो 15% चांस होता है कि होगा, और अगर सिबलिंग्स है मीन भाई बहन है तो 10% चांस है कि उसको होगा। और जनरल पॉपुलेशन का बात करें यहां पे 1% पॉपुलेशन को जो है यहां पर सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। ओके, ये था क्या बायोलॉजिकल थ्योरी के हिसाब से। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसी का डी नंबर, वो है प्रीनेटल रिस्क फैक्टर। अगर मां के पेट में बच्चे हैं तो वहां पर भी बच्चे को रिस्क होता है कि उसको सिजोफ्रेनिया होगा। तो अगर मैटरनल इन्फ्लुएंजा हो, या फिर बच्चे जो है बहुत ज्यादा सर्दी में या फिर स्प्रिंग में बर्थ किया हो, या फिर किसी तरीके का बर्थ कॉम्प्लिकेशन हो, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो, या फिर ऑक्सीजन डिप्रीवेशन अगर जो है वहां पे देखने को मिलता है, अचानक से ऑक्सीजन घट जाता है, तो वहां पर भी ऐसे चीज जो है देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है सेकंड, वो है साइकोडायनेमिक्स थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया। अब साइकोडायनेमिक्स थ्योरी जो कि फ्रूड साहब के द्वारा दिया गया था, वो कह रहा है कि इट इज काउज्ड बाय द रिग्रेशन टू ओरल स्टेज। जब बच्चा जो है ओरल स्टेज में होता है, जब मुंह से सारे काम कर रहे होते हैं, उस समय अगर उसके साथ कोई ट्रॉमा हुआ, किसी तरीके का जो है उसके अंदर एंजाइटी चला गया, या फिर किसी चीज को जो है वो रिग्रेशन के तरीके से ले लिया है, तो वहां पर जो है ये सारे चीज जो है अनकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाते हैं, और वही चीज जो है बाद में ला करके जो है वो तुमको सिजोफ्रेनिया वाले डिसऑर्डर जो है देखने को दे सकता है। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि उस कारण से क्या होगा, तो वीक ईगो, जिसका ईगो वीक होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग सुपर ईगो होगा, फिर उसको भगवान बनने की चाहत होगी, या फिर जिसका ईगो कमजोर होगा वैसे को भी होता है, या फिर जो है यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जो है ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करेगा, जैसे डिनाइल, प्रोजेक्शन। अब यहां पर क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आएगा तो उसको डिनाई कर देगा, या फिर उसको अलग तरीके से जो है हटाने का प्रयास करेगा। तो ऐसे चीज अगर करते हैं तो वहां वाले पेशेंट को भी जो है ज्यादा देखने को मिलता है। और एक नेक्स्ट होता है एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप। एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप वाले वैसे इंसान होते हैं जिसको एक आदमी से प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगा, इश्क भी होगा, लेकिन उसी से उसको लड़ाई भी करना है, मतलब उससे नफरत भी है, पूरे तरीके से नफरत है उससे, लेकिन उसी से प्यार है। अब यहां पर जो एक ही आदमी से लव भी कर रहा है और एक ही इंसान से हेट भी कर रहा है। तो ऐसे जो एम्बिवेलेंट पर्सनालिटी के रिलेशनशिप वाले लोग होते हैं उसमें ज्यादातर देखने को मिल सकता है। ओके, जरूरी नहीं है कि वो इंसान में ही हो सकता है वो किसी पार्टिकुलर चीज से, किसी पार्टिकुलर जानवर से प्यार भी करता है और उससे हेट भी करता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है थर्ड नंबर का देखने को मिलता है वो है फैमिली थ्योरी। फैमिली थ्योरीज के हिसाब से जो है सिजोफ्रेनोजेनिक मदर जो होते हैं उस कारण से भी देखने को मिलता है। तो सिजोफ्रेनोजेनिक मदर क्या होता है, वैसे मदर जो डोमिनेंट्स होते हैं, हमेशा जो है अपने बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस कारण से भी जो है बच्चे में एंजाइटी देखने को मिलता है, और इस कारण से भी जो है देखने को मिल सकता है तुम्हें सिजोफ्रेनिया। डिसफंक्शनल फैमिली के कारण जो फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट होता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। डबल माइंडेड कम्युनिकेशन, यहां पर एक बच्चा है उसको बार बार जो है अलग अलग तरीके से जो है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी कोई बोल रहा है कि मेरे को पानी लेके आओ, अगर वो पानी लेके आता है तो फिर बोलेगा कि पानी लेके क्यों आया। तो अगर जो है दो आदमी मिलकर अगर एक ही आदमी को तंग करे तो यहां पर जो है बच्चा जो है कंफ्यूज होगा और उसके अंदर जो है अलग तरीके से प्रॉब्लम जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये था फैमिली थ्योरीज के हिसाब से जो है इस तरीके से भी जो है इंसान में सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी मॉडल्स। अब ये क्या होता है, तो ये कह रहा है कि पीपल विथ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी मींस यहाँ पर वैसे इंसान जो बायोलॉजिकल तरीके से या फिर साइकोलॉजिकली तरीके से जो है अपंग हैं या फिर जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, उसको जो है सिजोफ्रेनिया होने का चांस जो है ज्यादा होता है, उसमें डेवलप हो सकता है व्हेन एक्सपोज टू लाइफ स्ट्रेसर। अगर जो है उसके लाइफ में
कुछ अजीब तरीके के स्ट्रेसर आ जाए तो। स्ट्रेसर मीन क्या होता है? तो स्ट्रेसर वो चीज है जो तुम्हें स्ट्रेस देगा। जो चीज तुम्हें स्ट्रेस देगा इट इज कॉल्ड द स्ट्रेसर। अब हो सकता है कि उसका जॉब लॉस हो गया हो, नौकरी छूट गया हो, वो भी स्ट्रेस देगा। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्रेकअप हो गया हो, या फिर लॉस और ट्रॉमा किसी का हो सकता है जिससे वो प्यार करता है उसी का डेथ हो जाए। तो ऐसे स्ट्रेसर जब लाइफ में आते हैं तो वहां पर जो है इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिल सकता है या फिर जनरेट हो जाते हैं। ओके, अब यहां पर जो फिफ्थ नंबर का देखने को मिल रहा है वो है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या होता है? हायर इन अर्बन एंड लो इनकम सेटिंग। वहां जो है ज्यादातर के होता है जहां पर जो है शहरीकरण होता है, मीन शहर में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और जिसको जो है लो इनकम होता है, मीन जो है ज्यादा इनकम नहीं होता है। हाई सोशल मोबिलिटी एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, वैसे लोग जो कि अचानक से जो है सोशल मोबिलिटी किए हैं, मीन जो है अभी बहुत ज्यादा अमीर थे, अब अचानक से कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हुआ कि वो जो है अचानक से गरीब हो गए या फिर डिसऑर्गेनाइज हो गया। पुअर सोशल सपोर्ट है तो यहां पर भी जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। और स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट जो है अगर ट्रिगर करता है तो यहां पर जो है सिजोफ्रेनिया होने का चांस हो जाता है। ओके, तो यहां पर जो है हम लोगों ने बहुत सारा एटियोलॉजी देखा और बहुत सारे थ्योरी के हिसाब से देखे कि किस तरीके से इंसान को जो है सिजोफ्रेनिया हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है साइकोपैथोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो साइकोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग हाउ द माइंड गेट डिस्टर्ब इन सिजोफ्रेनिया। आखिर जो ये सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर है इसमें एक इंसान का दिमाग किस तरीके से खराब होता है, किस तरीके से डिस्टर्ब होता है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं साइकोपैथोलॉजी में। ओके, तो यहां पर जो सबसे पहले देखने को मिलता है वो है अस्ट्रांस्की, जो कि 1914 में जो है इंट्रासाइकिक एटेक्सिया नाम के जो है एक चीज को बोला था। कौन दिया था? अस्ट्रांस्की 1914 में। ये जो है अस्ट्रांस्की साहब जो है उन्होंने एक साइकोपैथोलॉजी दिया और उन्होंने कहा इंट्रासाइकिक एटेक्सिया के कारण जो है ये सारी चीज जो है देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहां पर जो है अलग अलग तरीके के साइकेट्रिस्ट आएंगे और अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देगा, अपना अलग अलग जो है साइकोपैथोलॉजी देगा सिजोफ्रेनिया के हिसाब से। अब यहां पे कह रहा है कि लाइक नर्व्स मिसफायरिंग इन द ब्रेन, शी सेड देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन थॉट्स एंड इमोशन। अब वो कह रहे थे कि जब ब्रेन में जो है नर्व्स का मिसफायरिंग होता है, इन अलग अलग तरीके से जो है तालमेल अच्छे तरीके से नहीं बैठते हैं, जहां पर न्यूरॉन को जाना चाहिए, जहां पे इंफॉर्मेशन को भेजना चाहिए वहां पर अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को नहीं भेज रहा है। और इस कारण से क्या हो रहा है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो रहा है थॉट्स एंड इमोशन के बीच में। जो इंसान सोच रहा है उसका सोच कुछ और रहा है और इमोशंस कुछ और निकल रहा है, क्योंकि यहां पर जो है ब्रेन के न्यूरॉन जो है अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, मिसफायरिंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया यहाँ पे ए पर्सन लाफ ड्यूरिंग द सैड स्टोरी। अगर एक इंसान को जो है सैड स्टोरी सुनाया जाए लेकिन वहां पर वो इंसान हंस रहा है, मीन्स क्या है? उसके थॉट्स अलग तरीके से काम कर रहे हैं और उसके इमोशंस जो है अलग तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जो है तालमेल नहीं है। और दिस मिसमैच इज कॉल्ड इनकॉग्निटी ऑफ इफेक्ट, और इसी मिसमैच को जो है इनकॉग्निटी ऑफ इफेक्ट भी कहा जाता है। और यही साइकोपैथोलॉजी जो है अस्ट्रांस्की के द्वारा जो है 1914 में दिया गया था। ओके, तो ये था पहला साइकोपैथोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया। तुमको थोड़ा दिमाग में रखना है कि किस किस तरीके के साइकोपैथोलॉजी जो है सिजोफ्रेनिया के होते हैं। अब यहां पर जो सेकंड साइकोपैथोलॉजी देखने को मिलता है वो दिया गया था ब्लूलर के द्वारा, ब्लूलर साहब के द्वारा। और उन्होंने कहा कि लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन के कारण जो है सिजोफ्रेनिया होता है। तो किस तरीके से होता है? तो यहां पे कहा गया था मेन प्रॉब्लम इज डेथ, थॉट्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपर्ली। उन्होंने कहा कि सबसे मेन प्रॉब्लम्स ये है कि थॉट्स जो है अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। फिर क्या कहा कि रिप्रेस्ड डिजायर, ऐसे डिजायर जो कि रिप्रेस्ड हैं, दबे हुए हैं, अनकॉन्शियस थॉट्स, वैसे थॉट्स जो कि अनकॉन्शियस में दबे हुए हैं, अनकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए हैं, लिक्स इनटू द कॉन्शियसनेस, वो धीरे धीरे जो है कॉन्शियसनेस में आ जाता है और उसी के कारण जो है बिहेवियर डिसरप्ट हो जाते हैं, बिहेवियर हमारा खराब हो जाता है।
ओके, फिर यहाँ पे कह रहा है कि इसमें दो तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं। पहला देखने को मिलता है प्राइमरी सिम्टम्स, दूसरा देखने को मिलता है सेकेंडरी सिम्टम। तो जब जो है अनकॉन्शियस थॉट्स एंड रिप्रेस्ड डिजायर जब हमारे कॉन्शियसनेस में लीक करके आते हैं, अचानक से आ जाते हैं, हमारे बिहेवियर को डिसरप्ट करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलता है वीक विल पावर। इंसान का जो विल पावर होगा, स्ट्रेंथ होगा, आत्मशक्ति होगा, वो कम हो जाएगा, इमोशनल फ्लैटनेस हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगा, मींस कोई भी इमोशंस वहां पे काम नहीं करेगा, एम्बिवेलेंस हो जाएगा और मिक्स्ड फीलिंग्स होगा, मींस एक ही चीज से वो प्यार भी करेगा और ऐसी चीज से जो है वो नफरत भी करेगा। सेकेंडरी सिम्टम क्या देखने को मिलता है, तो इंसान डिल्यूजन में चला जाएगा, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ में चला जाएगा, हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा और केटाटोनिक बिहेवियर देखने को मिलेगा। केटाटोनिक बिहेवियर में क्या होता है, एक इंसान जो है पार्टिकुलर तरीके के चीज जो है बार बार करना शुरू कर देता है, बार बार एक ही चीज को बोलेगा, बार बार एक ही तरीके के बिहेवियर को करेगा। ये सारे जो है केटाटोनिक बिहेवियर में आते हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है थर्ड नंबर का साइकोपैथोलॉजी देखने को मिलता है, वो दिया था ब्रिज साहब ने और उन्होंने कहा था लोअर्ड मेंटल एनर्जी के कारण जो है यहां पर सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। अब उन्होंने कहा कि बिलीव्ड सिजोफ्रेनिया स्टार्ट ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्रेन एक्टिविटी फ्रॉम अननोन ब्रेन डैमेज। उसका ऐसा मानना था कि किसी ब्रेन डैमेज के वजह से हो सकता है कोई पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकुलर तरीके से ब्रेन डैमेज हुआ हो और इस कारण से जो है यहां पर ब्रेन की एक्टिविटी जो है रिड्यूस हो जाता है और इसी कारण से सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। और उन्होंने नेक्स्ट कहा कि दिस मेक इट हार्ड टू टेल रियल फ्रॉम इमेजिनरी, और यहां पर जो है वो बता नहीं पाता है कि क्या चीज रियल है और क्या चीज इमेजिनरी है, लीडिंग टू डिल्यूजनल थिंकिंग। और इस कारण से जो है इंसान के अंदर डिल्यूजनल थिंकिंग देखने को मिलता है। इन पार्टिकुलर चीज को अगर वो विश्वास कर लेगा कि यही चीज सही है, चाहे वो सही रहे या फिर गलत रहे, उसको लगेगा कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। ओके, अब यहां पर जो फोर्थ नंबर का साइकोपैथोलॉजी देखने को मिलेगा वो दिया था मैकगी ने 1961 में और उन्होंने कहा कि ये जो है जेनेटिक और इन्वायरमेंट के मिक्स होने के कारण होता है। मींस कह रहा है कि जेनेटिक में लीड टू पुअर ईगो डेवलपमेंट। जेनेटिक के कारण जो है इंसान के अंदर जो है पुअर ईगो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और फैमिली स्ट्रेस के कारण जो है फर्दर ब्रेक द पर्सन ग्रिप ऑन रियलिटी। यहां पर अगर फैमिली का स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा तो पर्सन का जो ग्रिप है रियलिटी में, उस टेंशन के कारण, उस स्ट्रेस के कारण जो है उसके पूरे के पूरे जो है चीज टूट जाएंगे, उसका रियलिटी से जो है ग्रिप हटक जाएगा और वो इमेजिनेशन में चला जाएगा अपने आप को शांति दिलवाने के लिए। और इसका रिजल्ट क्या होगा, डिस्टर्बेंस इन मल्टीपल एरिया ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। और इसके कारण जो है अलग अलग मेंटल फंक्शनिंग जो है सही तरीके से काम नहीं करेंगे या फिर माइंड के अलग अलग एरिया जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये दिया था मैकगी ने 1961 में और उन्होंने जो है कहा था कि जेनेटिक और इन्वायरमेंट के कारण जो है यहां पर ये चीजें जो है देखने को मिलते हैं। ओके, तो हम लोगों ने यहां पर चार टाइप के जो है साइकोपैथोलॉजी देखे, अलग अलग साइकेट्रिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग माध्यम से अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बताने का प्रयास किया कि किस किस तरीके से जो है सिजोफ्रेनिया यहां पे होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है क्लिनिकल फीचर ऑफ सिजोफ्रेनिया। आखिर ऐसे कौन कौन से साइन होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। अलग अलग जो है अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट आए, साइकेट्रिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना चीज जो है बताया और बताया कि क्या क्या चीज अगर देखने को मिलेगा तो हमें समझ लेना है कि उस इंसान को जो है सिजोफ्रेनिया हुआ है। ओके, तो यहां पर जो सबसे पहले कहा गया ऑनसेट मीन कब आता है, तो यहां पे कहा गया मे स्टार्ट सडनली और ग्रेजुअली। ये सिजोफ्रेनिया जो है सडनली भी हो सकता है, अचानक से हो सकता है और ग्रेजुअली तरीके से भी देखने को मिल सकता है। अर्ली साइन क्या होगा, मीन अगर सिजोफ्रेनिया होने को रहेगा तो अर्ली साइन क्या होता है, तो सबसे पहले होता है टेंशन, फिर पुअर कंसंट्रेशन, किसी चीज में कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, इंसोम्निया नींद नहीं आएगा, सोशल विड्रॉल अकेले रहना शुरू करेगा और कोग्निटिव डेफिसिट, यहां पर जो है उसका कोग्निटिव प्रोसेस जो है धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, सही तरीके से लर्निंग नहीं रहेगा, मेमोरी खराब हो जाएगा, इंटेलिजेंस कमजोर हो जाएगा। ये सारी चीज जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं और यही इसका ऑनसेट है। ओके, तो अर्ली साइन तुमको रिमेंबर करना है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है ब्लूलर साहब ने जो है
4A दिया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से जो है तुमको याद रखना है कि ब्यूलर साहब ने जो है 4A दिया था वो क्या था। यहां पर कहा गया कोर फीचर डिस्क्राइब्ड बाय यूगेन ब्यूलर। यूगेन ब्यूलर ने जो है यहाँ पे कोर फीचर डिस्क्राइब किया गया किसके किसके लिए, यहां पर सिजोफ्रेनिया के लिए। ये 4 कोर फीचर कौन कौन से थे, तो पहला था ए से इफेक्टिव डिस्टर्बेंस, सेकंड ए से ऑटिस्टिक थिंकिंग, थर्ड ए से एम्बिवेलेंस एंड फोर्थ ए से था एसोसिएटिव लूजनेस। तो इफेक्टिव डिस्टर्बेंस क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट और फ्लैट इमोशन, इंसान के अंदर इमोशन फ्लैट हो जाएंगे, कहां हंसना है कहां रोना है पता नहीं है, या फिर जो उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं रहेगा। तो पहला क्या है, इफेक्टिव डिस्टर्बेंस, इफेक्टिव जो है यहां पे डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकंड है ऑटिस्टिक थिंकिंग, अपने बारे में सिर्फ सोचेगा, सेल्फ सेंटर्ड रहेगा, डिटैच्ड फ्रॉम द रियलिटी, और यहां पर जो है रियलिटी से वो पूरे तरीके से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्बिवेलेंस, कन्फ्लिक्टिंग इमोशन थॉट्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पर जो है उसके इमोशंस अलग रहेंगे, उसके थॉट्स अलग रहेंगे, और यहां पर कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, फिर यहां पर नेक्स्ट करा है एसोसिएटिव लूजनेस, का मतलब क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, उसके थॉट्स जो है एक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, एक बार में एक ही चीज के बारे में नहीं सोच रहा होगा। जंपिंग टॉपिक मींस एक टॉपिक के बारे में बात कर रहा है और अचानक बात करते करते जो है दूसरे टॉपिक पे चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड द जंपिंग टॉपिक। ओके, तो ये था ब्यूलर साहब के द्वारा जो है 4A दिया गया था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अच्छे तरीके से याद रखना है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है स्नाइडर फर्स्ट रैंक सिस्टम। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको जो है यहां पे मैं जो है 3 पॉइंट जो है 3 स्टार यहां पे देता हूं, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अब ये कह रहा है स्नाइडर फर्स्ट रैंक सिस्टम, उन्होंने जो है स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ सिजोफ्रेनिया, यहां पर जो है स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर दिया सिजोफ्रेनिया के बारे में, और उन्होंने कहा कि इवन वन इज सजेस्टिव, अगर एक भी इंसान के अंदर देखने को मिल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे इंसान को सिजोफ्रेनिया है। ओके, वो स्नाइडर ने फर्स्ट रैंक सिस्टम जो है यहां पे दिया, उन्होंने जो है 11 तरीके के जो है सिम्टम्स यहां पे देखने को दिया, और उन्होंने कहा पहला सिस्टम है हियरिंग आउन थॉट्स अलाउड, इंसान को जो है अपना थॉट्स सुनाई देगा, उसको लगेगा कि उसका थॉट्स जो है कोई बोल रहा है, कोई कसकस के कह रहा था, अपना थॉट्स को जो है वो अपने अलाउड में सुनेगा, यहां पर उसको हेलुसिनेशन हो रहा है। अब यहां पे सेकेंड होता है वॉइस डिस्कसिंग द पेशेंट, अगर कोई जो है कोई बात कर रहा है उसके अगल बगल में, उसको लगेगा कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है, मेरे चीजों को सुन रहा है और मेरे बातों को जो है वो समझ के बातें कर रहा है। ओके, ये सेकेंड सिम्टम था। थर्ड सिम्टम होता है रनिंग कमेंट्री वॉइसेस, उसको लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूं वो चीज को कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई बता रहा है और सभी लोग जो है मेरे थॉट्स को जान रहे हैं, उसको ऐसा लगेगा। ओके, नेक्स्ट होता है फोर्थ, वह है थॉट्स विड्रॉल, उसको क्या लगेगा कि कोई जो है मेरे जो थॉट्स हैं उसको विड्रॉ कर रहा है, मींस जो है मेरा थॉट्स काम ही नहीं कर रहा है, मेरा थॉट जो है खत्म होते जा रहा है, मैं जो सोच रहा हूं वो मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट होता है थॉट इंसर्शन, यहां पे उसको लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं ना वो मैं नहीं सोच रहा हूं, कोई उस थॉट को मेरे दिमाग में इंसर्ट कर रहा है, मींस कोई मेरे को फोर्स कर रहा है कि तुम ऐसा सोचो, दैट इज कॉल्ड द थॉट इंसर्शन। ओके, नेक्स्ट होता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग, मैंने उस इंसान को ऐसा लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, मेरे थॉट्स को कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है, कोई टीवी के माध्यम से, रेडियो सिग्नल के माध्यम से जो है उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है और सभी लोग जो है उसको जान पा रहे हैं, जो मैं सोचता हूं सभी लोग जान जाते हैं, उसको ऐसा लगता है। नेक्स्ट होता है डिल्यूजनल परसेप्शन, यहां पे इंसान को जो है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होगा और वो जो है इसी परसेप्शन में जिएगा कि यहां पर जो है जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। नेक्स्ट है सोमेटिक पैसिविटी, सोमेटिक पैसिविटी क्या होता है, बॉडी कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड फोर्स, उसको ऐसा लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा हूं, कोई मेरे को कंट्रोल कर रहा है, कोई है ऊपर वाला, कोई है ऐसा चीज जो मेरे को कंट्रोल कर रहा है, वो आएगा तुमको एक थप्पड़ कस के लगाएगा, फिर बोलेगा कि मैं नहीं किया, कोई दूसरा कोई जो है मेरे को कंट्रोल करवा के तुमको थप्पड़ लगवा दिया।
ओके अब नेक्स्ट यहां पे आता है मेड एक्ट कंट्रोल्ड एक्शन। यहां पर उसको ऐसा लगता है कि मैं रोबोट हूं और मेरे को जो है किसी तरीके की चीज जो है कंट्रोल कर रहा है, ये भी सेम तरीके से होता है। नेक्स्ट है मेड इंपल्सेस, उसके अंदर जो है इंपल्सेस बनेंगे अलग अलग तरीके के। एंड मेड इमोशंस, उसके इमोशंस भी जो है बने हुए हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के इमोशंस देखने को मिलेगा अलग अलग सिचुएशन में, और जो है वो भी इनअप्रोप्रिएट तरीके से होगा। ओके तो ये जो है स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है सिजोफ्रेनिया का, जिसको जो है स्नाइडर साहब ने जो है फर्स्ट रैंक सिम्टम के हिसाब से जो है दिया गया कि यहां पर जो है सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में जो है ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हैं। अगर उसमें जो है ये सारे सिम्टम देखने को मिल रहा है मतलब उसको जो है सिजोफ्रेनिया ही है। ओके तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है सिम्टम कैटेगरीज। तो जितने भी सिम्टम्स थे उसको जो है अलग अलग कैटेगराइज में जो है इसको बांटा गया। तो यहां पर जो सबसे पहला कैटेगराइज होता है वह है थाउट एंड स्पीच डिसऑर्डर। तो यहां सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में सबसे पहले देखने को मिलता है कि उसका थाउट जो है अलग अलग तरीके से गड़बड़ा जाता है, अच्छे तरीके से सोचता विचारता नहीं है। तो जो थाउट्स एंड स्पीच डिसऑर्डर हैं वहां पे किस किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो पहला होता है ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या होता है, आइसोलेट फ्रॉम द रियलिटी, वो रियलिटी में नहीं रहेगा, इमेजिनेशन में रहेगा, डिल्यूजन में रहेगा। इस तरीके के चीज जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, डिस्कनेक्टेड आइडियाज, उसके आइडिया जो है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेगा, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ और सोचेगा। नेक्स्ट होता है थॉट ब्लॉकिंग, उसके थॉट्स ब्लॉक हो जाएंगे, सडन स्टॉप इन थॉट्स, वो सोच रहा होगा कोई चीज बोल रहा होगा और बोलते बोलते अचानक से रुक जाएगा, मींस जो है वो उस चीज के बारे में सोच ही नहीं पाएगा, उसके थॉट्स ब्लॉक हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट यहाँ पे आता है नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म क्या होता है, मेड अप ऑफ प्राइवेट वर्ड्स। अब क्या होता है यहाँ पे जो पेशेंट होता है जैसे कोई नाम ले रहा है राजू काजू, इस तरीके से चल रहा है, अब यहाँ पे बोलते बोलते राजू काजू बाजू ताजू लाजू वाजू इस तरीके से करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज एग्जांपल के रूप में बोलता हूं, जैसे गिनती बोल रहा है 1 2 3 4 5 6, ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जब ये बोलेगा तो 1 2 3 4 ताल पाल ढाल 5 6 इस तरीके से बोलेगा, तो अपने से जो है नया नया वर्ड जो है यहाँ पे बनाने स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे होता है प्रोवर्टी ऑफ स्पीच, मींस यहाँ पे क्या होगा, मिनिमल वर्बल आउटपुट, यहाँ पर जो है उसके आवाज जो है पूरे तरीके से नहीं निकलेंगे या फिर अच्छे तरीके से वो बोल नहीं पाएगा। ओके फिर यहाँ पे होता है प्रोवर्टी ऑफ आइडिएशन, एम्प्टी स्पीच कंटेंट, मीन जो भी वो बोलेगा उसमें कोई कंटेंट नहीं रहेगा, उसका मीनिंग्स नहीं रहेगा, मीन वो बोल रहा है बस बोल रहा है, किस मकसद से बोल रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, वो चीज उसमें देखने को नहीं मिलता है। एक होता है इकोलोलिया। इकोलोलिया क्या होता है, रिपीटेटिंग एग्जामिनर वर्ड्स, अगर जो है उसको कोई बोल दिया हेलो क्या कर रहे हो, तो वो बार बार जाएगा हेलो क्या कर रहे हो, हेलो क्या कर रहे हो, हेलो क्या कर रहे हो, वो दिन भर जो है यही चीज को बोलता रहेगा। यहाँ पे रिपीटेशन देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड द इकोलेलिया। नेक्स्ट होता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या होता है, रिपीटेटिंग इररिलेवेंट थीम्स, यहाँ पर कोई भी चीज को उठा के वो बोलना शुरू कर देगा और बोलते रहेगा। यहाँ पर अगर उसको कोई चीज बोल दिया हेलो तुम क्या कर रहे हो, किस तरीके से तो जो है तुम अपने काम को कर रहे हो, तो वहां पर जो किसी एक वर्ड को उठा देगा, किस तरीके से अपने काम को कर रहे हो, किस तरीके से अपने काम को कर रहे हो, इस तरीके की चीज जो है उसके अंदर देखने को मिलती है। ओके नेक्स्ट यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो है वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन क्या होता है, सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, किस वर्ड को बार बार रिपीटेट कर रहा है, उसको इस चीज का सेंस नहीं होगा। नेक्स्ट होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन में क्या होता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, इंसान को जो है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होता है। यहाँ पे परसिक्यूशन देखने को मिल सकता है, इंसान को ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई मारने को आ रहा है, मेरे को कोई क्षति पहुंचाने को आ रहा है, जब तक कि जो है वो सेफ एरिया में भी होगा तब भी जो है वो डर रहा होगा, ठीक है, दूसरे पे शक कर रहा होगा। नेक्स्ट है ग्रेन्योर, मीन उसको लगेगा मैं राजा हूं, है ना, उसको लगा कि भाई मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं या फिर राष्ट्रपति हूं, अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा। रेफरेंस मीन जो है मेरा जो है किसी से अच्छे तरीके से नाता है, दूसरे से जान पहचान है, बड़े बड़े लोगों से ऐसा लगता है। फिर होता है कंट्रोल, उसको लगता है कि कोई मेरे को कंट्रोल कर रहा है। सोमेटिक में होता है कि उसको लगेगा कि मैं बीमार हूं, है ना, उसको कितना भी टेस्ट करवा लो लेकिन उसको लगेगा कि मैं बीमार हूं, इस तरीके की चीज भी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है ओवर इंक्लूजन, इंपेयर्ड एब्स्ट्रैक्शन एंड कंक्रीटनेस। यहाँ पर जो है उसके थॉट्स अच्छे तरीके से नहीं रहेंगे, वो अच्छे तरीके से बोलेगा नहीं, ओवर इंक्लूजन रहेगा, कुछ भी बोल देगा। इंपेयर्ड एब्स्ट्रैक्शन, अच्छे तरीके से जो है वो चीजों को सोच नहीं पाएगा, या फिर जो है उसके जो भी थॉट्स होंगे उसमें कॉन्क्रीटनेस नहीं रहेगा, एक अच्छे तरीके से अस्थायीपन नहीं रहेगा कि वो अपने बात पे जो है अडिग नहीं रहेगा। तो इस तरीके के थॉट्स एंड स्पीच डिसऑर्डर है जो कि पेशेंट में देखने को मिलता है। ये फर्स्ट सिम्टम कैटेगरीज है जो है थॉट्स एंड स्पीच डिसऑर्डर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड चलते हैं और यहाँ पे देखने को मिलता है परसेप्शन डिसऑर्डर। तो परसेप्शन डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन, है ना। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन है वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। मीन यहाँ पे इंसान को ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई कुछ बोल रहा है, मेरा नाम जो है पुकार रहा है, उसको अलग अलग तरीके के आवाज सुनाई देंगे। विजुअल हेलुसिनेशन जो कि लेस कॉमन है, उसको ऐसा लगेगा कि कोई मेरे को दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ अलग अलग चीज जो है उसको दिखाई देंगे। या फिर टेस्ट, स्मेल एंड टच हेलुसिनेशन भी देखने को मिलता है, अलग अलग तरीके के सुगंध जो है उसके नाक में आएंगे, जब तक कि जो है वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी जो है उसको सुनाई दे रहा होगा, या फिर स्मेल आ रहा होगा, टेस्ट आ रहा होगा। उसको जो है तुम आम खाने को दोगे, उसको जो है इमली वाला जो है यहाँ पर टेस्ट देखने को मिलेगा, या फिर गंदा वाला भी जो देखने को मिल सकता है। गंदा चीज दोगे तो उसको लगेगा कि मैं पिज्जा एंड बर्गर खा रहा हूं। इस तरीके की चीज भी जो है देखने को मिलते हैं, एंड दैट्स ऑल आर द रेयर। लेकिन ये परसेप्शन डिसऑर्डर में ये सारी चीज जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो है अफेक्टिव एंड इमोशनल डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या होगा, पहला तो होता है एपेथी। एपेथी में क्या होता है, उसको थोड़ा सा भी जो है किसी भी तरीके का इमोशन नहीं होगा, एकदम शांत इसे। ओके, मीन्स उसको तुम हंसा दो, हंसेगा नहीं, रुला दो, रुलेगा नहीं, उसको मारो दो चार चमेटा, फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। मीन्स पूरे तरीके से एपेथी रहेगा। सेकंड होता है इमोशनल ब्लंटिंग, मीन किसी भी तरीके का इमोशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है इमोशनल सेलोवेनेस, उसके जो भी इमोशंस रहेंगे वो एकदम ठीक है, ओके, एक ही तरीके के इमोशन बार बार करेगा। फिर होता है एनहिडोनिया। एनहिडोनिया क्या होता है कि किसी भी तरीके का प्लेजर नहीं होता है, उस इंसान के अंदर थोड़ा सा भी प्लेजर नहीं रहेगा, कुछ चीज में उसको मन ही नहीं लगेगा, जिस चीज में मन लगता था उस चीज में भी उसको मन नहीं लगेगा। इनअप्रोप्रिएट इमोशनल रिएक्शन, और गलत गलत टाइम पे जो है गलत गलत तरीके के जो है इमोशन दे देंगे। और यहाँ पर लेक ऑफ रिपोर्ट रहेगा, मींस जो है किसी से दोस्ती वोस्ती नहीं करना, किसी के साथ जो अच्छे तरीके से रहना, ये सब चीज जो है उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। नो प्यार मोहब्बत, नो इश्क। ओके, दैट इज द अफेक्टिव डिसऑर्डर जो कि जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है मोटर डिसऑर्डर। मोटर डिसऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज्ड और डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा जो है उड़ना चालू कर दे, दौड़ना चालू कर दे, लेकिन हो सकता है कि ऐसा भी हो कि एकदम कुछ ना करे, अचानक से बैठा रहे भोंदू बकलोल जैसा, है ना। नेक्स्ट यहाँ होता है कि मैनरिज्म देखने को मिल सकता है, ग्रीमसिंग देखने को मिलेगा, और स्टेरियोटाइप्स भी देखने को मिलता है। मैनरिज्म में क्या होता है कि एक ही चीज को जो है वो बार बार कर रहा है। अब अगर जो है इसको यहाँ पे नोचने का आदत लग गया, बार बार इससे नोचने का, ओके, ये मैनरिज्म होता है। ग्रिमसिंग होता है कि बार बार जो है खींचना, दांत को खींचना, इस तरीके से करेगा। स्टेरियोटाइप होता है कि किसी एक थॉट्स को सोच के रखना और उसी के हिसाब से चलना कि मैं जो चाहता हूं वही होगा, है ना। इस तरीके की चीज जो है उसको करने में मजा आता है, या फिर वही चीज करेगा। मीन्स होता है ना ओल्ड फैशन हिसाब से, जो उसको अच्छा लगता है, मीन मेरे को जो अच्छा लग रहा है वही चीज होना चाहिए, और वही चीज सब करेगा। दैट इज कॉल्ड द स्टीरियोटाइप्स टाइप का जो है पर्सनालिटी होता है। नेक्स्ट होता है पुअर सेल्फ केयर, अपना सेल्फ केयर नहीं करेगा। और ग्रूमिंग तो भाई भूल ही जाओ, वो तो एकदम से भी नहीं करेगा। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है फिफ्थ नंबर का अदर फीचर्स। तो अदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, तो पहला कह रहा है डिक्रीज्ड फंक्शनल ऑफ सोशल वर्क एंड पर्सनल लाइफ। यहां पर जो भी सोशल वर्क एंड पर्सनल लाइफ होगा वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, अच्छे तरीके से जो है उसका फंक्शन डिक्रीज कर जाएंगे। लॉस ऑफ ईगो बाउंड्रीज, उसके जो है अंदर ईगो नहीं रहेगा, मीन्स मेरे को कोई काम पार्टिकुलर तरीके से करना है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, ये सारी चीज नहीं रहेंगे। लॉस ऑफ इंसाइट रहेगा, ये तो सिंपल सी बात है। साइकोटिक डिसऑर्डर है तो इंसाइट नहीं रहेगा। पुअर जजमेंट, अच्छे तरीके से जजमेंट नहीं करेगा। रिस्क ऑफ सुसाइड, यहाँ पे इंसान जो है सुसाइड भी कर सकता है। यहाँ पे उसके अंदर डिप्रेशन, कमांड हेलुसिनेशन में इसको लगेगा कि कोई मेरे को कमांड कर रहा है, तुमको जाके मरना है, तुम छत पे जाके मर जाओ। उसको ऐसा लगा कि मेरे को आके कोई बोल रहा है। या फिर रिटर्न ऑफ इंसाइट, यहाँ पर जो उल्टा इंसाइट भी देखने को मिल सकता है।
ओके, तो यहां पर नोट करके एक चीज कहा गया कि कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस यूजुअली रिमेन इंटेक्ट। उस इंसान के अंदर सबसे बड़ी बात रहेगा कि वो हमेशा कॉन्शियसनेस में रहेगा, ओरिएंटेशन रहेगा, उसको पता रहेगा कि मैं कहां हूं, किस जगह पे हूं, कौन राज्य में हूं, अभी का टाइम क्या है, ये पता रहेगा उसको। मेमोरी सही रहेगा, इंटेलिजेंस सही रहेगा। लेकिन ये सारे चीज जो है यहाँ पे जो है देखने को मिलेंगे, और जो भी सिम्टम्स हम लोगों ने पढ़ा वो सारे चीज भी जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है उसका नाम है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव सिम्टम। अब ये क्या है भाई, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको जो है तुमको समझने का प्रयास करना होगा। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब अच्छा नहीं होता और नेगेटिव का मतलब यहाँ पे खराब नहीं होता। तो पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव सिम्टम्स होता क्या है, तो यहाँ पे कहा गया कि व्हाई कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आखिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यों कहा जा रहा है ना। अगर बीमारी है तो जितने भी सिम्टम्स है सब तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि सभी खराबी कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब क्या है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात को समझो जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव सिम्टम का मतलब होता है थिंग्स एडेड टू नॉर्मल बिहेवियर लाइक हेलुसिनेशंस। अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि नॉर्मल बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो कि नॉर्मल है। तो एक इंसान जिसका नॉर्मल बिहेवियर है, मेरा तुम्हारा जिसका भी है, उसमें हेलुसिनेशन देखने को नहीं मिलता है। हम लोग हेलुसिनेशन में नहीं जीते हैं, मीन दैट इज द नॉट ए पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नॉर्मल बिहेवियर। एक नॉर्मल इंसान में हेलुसिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो अगर उसके अंदर हेलुसिनेशन देखने को मिल रहा है, दैट इज द पॉजिटिव सिम्टम, मीन वो सिम्टम जो है उसके अंदर पॉजिटिवली तरीके से आया है ना, तभी वो एक्स्ट्रा सिम्टम जो है उसके अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन जब बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स का, तो ये कहता है थिंग्स मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर लाइक लैक ऑफ इमोशन। अब एक नॉर्मल इंसान, मैं और तुम जो भी हो, वहां पर जो है जो हमारा नॉर्मल बिहेवियर है, वहां पर जो हमें इमोशन रहता है ना। मैं दूसरे के प्रति इमोशन को फील करता हूं, अच्छा बुरा जो भी होता है वो इमोशन हमारे अंदर रहता है। ओके, लेकिन अब क्या हुआ, यहां पर जो है चीजें घट गई। मींस हमें दूसरे के प्रति इमोशंस नहीं है, हमें दूसरे के लिए जो किसी भी तरीके का इमोशन फील नहीं हो रहा है। मींस हमारे नॉर्मल लाइफ में जो था अब वो नहीं है। मींस यहां पे कोई चीज मिस हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव सिम्टम्स। ओके, तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा चीज जो हमारे सिम्टम्स में आया, हमारे बिहेवियर में आया, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव सिम्टम्स। और जो चीज हमारे पास से चला गया, जो हमारे पास इमोशंस को फिल करने का शक्ति था, अब वो हमारे हाथ से निकल गया, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव सिम्टम्स। इसको अच्छे तरीके से माइंड में बैठा लेना है कि पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है पॉजिटिव सिम्टम्स एडेड टू बिहेवियर। और यहां पर जो है यूज शो ऑफ द एक्सेस और डिस्टोर्शन ऑफ नॉर्मल मेंटल फंक्शन, मेंटल फंक्शन के जो है डिस्टोर्शन के कारण जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पहला होता है डिल्यूजन, यहाँ पर फॉल्स बिलीफ होगा, पीपल आर स्पाइंग ऑन मी, मींस लोग मेरे को स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या होता है, हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच देखने को मिलेगा, या फिर केटाटोनिया देखने को मिलेगा, मीन नोट मूवमेंट और एक्सट्रीम एजिटेशन। यहाँ पर जो है ऐसा भी देखने को मिलेगा कि वो मूवमेंट नहीं करेगा, उसको लगेगा कि मैं जम गया हूं, मेरा बॉडी जो है मोम का बन गया है, अब मैं हिल नहीं सकता हूं। ओके, इस तरीके से बैठा है, तो इसी तरीके से बैठा हुआ है, चाहे आग लग जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज कॉल्ड द केटाटोनिया। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, टॉकिंग टू कंफ्यूजिंग और इलॉजिकल वे, यहाँ पर जो है वो बोलेगा, कंफ्यूज होगा और अलग अलग इलॉजिकल वे से बोलेगा जिसका कोई भी लॉजिक नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे होता है हियरिंग और सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर, ऐसे चीज को सुनना या फिर देखना जो कि वहां पे नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड द हेलुसिनेशन। और ये सारे चीज जो है बिहेवियर एक्स्ट्रा एडेड होते हैं हमारे नॉर्मल बिहेवियर में, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव सिम्टम। ओके, निगेटिव सिम्टम्स क्या है, निगेटिव टेकन अवे फ्रॉम द फंक्शनिंग, जो हमारा फंक्शनिंग था अब वो हमसे ले लिया गया। तो दिस रिफ्लेक्ट ए लॉस और लेक ऑफ नॉर्मल इमोशनल और सोशल फंक्शनिंग। यहाँ पे फ्लैट इफेक्ट हो सकता है, मीन नो फेशियल एक्सप्रेशन, कुछ भी बात करेगा तो हम लोग बोल रहे थे क्या है, बोल रहे तो फेस में एक्सप्रेशन हो रहा है ना, हम हंस रहे तो हंसता हुआ चेहरा बनेगा, रोएंगे तो रोता हुआ चेहरा बनेगा, लेकिन उसके चेहरे में एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, है ना, फ्लैट इफेक्ट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है एलोजिया, रिड्यूस स्पीच, आप एकदम जो है बोलना कम कर देगा। एवोल्यूशन होता है, लेक ऑफ मोटिवेशन हो जाएगा। एनहेडोनिया, नो इंटरेस्ट और प्लीजर,
किसी चीज में प्लीजर नहीं आएगा। खाने में प्लीजर नहीं है, सेक्स करने में प्लीजर नहीं है, बातें करने में प्लीजर नहीं है, अपने अपोजिट वाले जेंडर में किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं है, या फिर सोशल विड्रॉल देखने को मिलेगा, अवॉइडिंग पीपल, लोगों से दूर रहना शुरू कर देगा। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, जो कि जो है हमारे इस डिसऑर्डर में जो है देखने को मिलता है। और यहां पे हम लोग देखेंगे कि किसमें पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, किसमें नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, अब जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है क्लिनिकल टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिजोफ्रेनिया बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उसमें सारे टाइप्स को यहाँ पे दिया गया है। तो पहले उसके नाम को देख लो, फिर उसके सारे चीज को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, नेक्स्ट है हेवेफ्रेनिक मीन डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, थर्ड है यहाँ पे केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, फोर्थ है यहाँ पे रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया, फिफ्थ है अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, सिक्स्थ है यहाँ पे सिंपल सिजोफ्रेनिया, एंड सेवंथ है पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन सिजोफ्रेनिया। ओके, तो इतने तरह के सिजोफ्रेनिया हैं। सबसे पहले तुमको ये सारे नाम को याद करना है, कितने तरीके के सिजोफ्रेनिया होते हैं, ये सारे टाइप्स हैं। यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कितने तरह के सिजोफ्रेनिया होते हैं। अब जो है ये सारे सिजोफ्रेनिया को अच्छे से समझेंगे, ये क्या होता है, वो भी एग्जाम्पल के माध्यम से इसको फिल करेंगे। आखिर ये क्या है, किस तरीके से होता है, जब इंसान को होता है तो वहां पे किस किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है, फिल ही नहीं होता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर सबसे फर्स्ट वाले को देखते हैं, जिसका नाम है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका एग्जांपल भी देखेंगे। तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के बारे में कह रहा है कि टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया, ये एक टाइप है सिजोफ्रेनिया का, मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोमिनेंट डिल्यूजन एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन, स्पेशली ऑफ परस्क्यूकेशन एंड ग्रेन्यूर बट विथ प्रिजर्व्ड कॉग्निटिव फंक्शन एंड ऑर्गेनाइज्ड स्पीच। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे कह रहा है कि एक इंसान को जब ये पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होगा तो उसमें जो जो कैरेक्टर्स आएंगे वहां पर मेनली रूप से प्रोमिनेंट डिल्यूजन देखने को मिलेगा, वो फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ में जिएगा, एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन उसके अंदर देखने को मिलते हैं। मीन उसको ऐसा लगेगा कि मेरे से कोई बात कर रहा है, कोई उसको आवाजें सुनाई देगा, दैट इज द हेलुसिनेशन। और स्पेशली ऑफ परसिक्यूशन और गेन्युअर, मीन यहां पर उसको लगेगा कि कोई मेरे को मारने के लिए आ रहा है ना, कोई मेरे को स्पाई कर रहा है, मेरे को देख रहा है। यहाँ पर गेन्युअर का मतलब होता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, है ना, वो अपने आप को राजा समझेगा, किसी से कम नहीं समझेगा, भले उसके पास जो है 1 रुपया भी ना हो, लेकिन उसको लगेगा मैं तो मल्टी बिलियनर हूं। ओके, एंड बट विथ प्रिजर्व्ड कॉग्निटिव फंक्शन, लेकिन यहां पर उस इंसान के जो है कॉग्निटिव फंक्शन अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से स्पीच करेगा। दैट इज द फीचर्स, ये डेफिनेशन है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का। रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से जो है हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो यहां पे कहा गया रवि नाम का एक लड़का है, 28 साल का जो है, ओल्ड इंजीनियर है। ओके, सडनली बिलीव हिज कोवर्कर आर प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम। अचानक से उसको ऐसा लगता है कि उसके जो कोवर्कर्स हैं, उसके साथ जो काम करते हैं, अब उसके खिलाफ जो है साजिश रच रहे हैं, उसके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं। ये स्टार्ट अवॉइडिंग द ऑफिस, अब वो जो है ऑफिस को अवॉइड करना शुरू कर देगा और कहेगा दे हैव इंस्टॉल्ड कैमराज इन माय रूम टू स्पाई ऑन मी। उसको ऐसा लगेगा कि मेरे रूम के अंदर जो है कैमराज लगा दिया है ताकि वो मेरे को देख सके, मेरे को स्पाई कर सके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। He also hear voices calling him a traitor, और उसको ऐसा लगेगा कि कोई मेरे को आवाज दे रहा है, कोई मेरे से बात करने का प्रयास कर रहा है। तो ये सारे चीज जो है उस इंसान के अंदर देखने को मिलेगा जिसके अंदर जो है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होगा। ओके, तो यहां पे कहा गया दिस इज ए क्लासिक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, जहां पे स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन देखने को मिलता है बट अदरवाइज फंक्शनिंग फेयरली वेल, बाकी सब कुछ जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा, लेकिन यहां पे स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन जो है देखने को मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। ओके, अब यहां पर जैसे कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला होता है मोस्ट कॉमन टाइप का जो सिजोफ्रेनिया होता है, यही देखने को मिलता है। मेन फीचर्स होगा डिल्यूजन, या तो परसिक्यूशन होगा, मीन जो है उसको कोई स्पाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है, या फिर हार्म करने की कोशिश कर रहा है। रेफरेंस मीन उसके बारे में जो है टीवी में छपा है या फिर न्यूज़पेपर में जो भी मैसेज है उसके बारे में है, और उसको लगा कि मेरे बारे में ही जो है
टीवी पे चीजें चल रही है। जेलसी रहेगा उसके अंदर, पार्टनर इज अनफेथफुल, उसको ऐसा लगा कि मेरे पार्टनर जो है मेरे को चीट कर रहे हैं। उसको कितना भी अच्छा से समझा दो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको विश्वास भी दिला दो, प्रूफ भी दे दो, लेकिन फिर भी जो है वो अनफेथफुल ही रहेगा अपने पार्टनर के प्रति। नेक्स्ट है ग्रेनुअर, मींस होता है स्पेशल पावर, उसके पास जो है स्पेशल पावर है, उसका कनेक्शन जो है डिवाइन है, वो भगवान से बात कर सकता है, भगवान का आशीर्वाद है उसके ऊपर, किसी को कुछ भी कर देगा। तो इस तरीके का डिल्यूजन में जो है वो इंसान जीता रहता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जिसके बारे में हम लोगों ने देख चुका। मींस कोई बात कर रहा है, कोई कमेंटिंग कर रहा है, कोई विस्परिंग कर रहा है, कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, या फिर स्पीच इफेक्ट एंड बिहेवियर स्लाइटली इफेक्टेड यहाँ पे देखने को मिलता है। और प्रोग्नोसिस का बात करें तो गुड विथ अर्ली ट्रीटमेंट में जो है अच्छे तरीके से अगर इलाज करवाया जाए तो यहाँ पर इंसान ठीक हो सकता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिलता है, नेक्स्ट टाइप वो है हेबेरोफ्रेनिक मीन डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन दिया गया, मार्क्ड बाय द डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट। यहां पे इंसान का थॉट डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगा, स्पीच डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगा, बिहेवियर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, और सेलो और इनएप्रोप्रिएट इमोशन, यहां पर इमोशन जो है उसके खराब हो जाएंगे, इनएप्रोप्रिएट तरीके से आएगा, जहां हंसना है वहां रोएगा, जहां रोना है वहां हंसेगा। एंड हेलुसिनेशन एंड द डिल्यूजन आर प्रेजेंट बट फ्रेगमेंटेड, यहां पे उस इंसान को हेलुसिनेशन भी देखने को मिलेगा, डिल्यूजन भी देखने को मिलेगा, बट फ्रेगमेंटेड रहेगा, मीन अलग अलग तरीके से आएगा, छोटे छोटे भाग में आएगा। ओके, फिर यहाँ पे कह रहा है इट बिगिंस अर्ली एंड द प्रोग्नोसिस इज पुअर। ये जो है शुरुआत में भी शुरू हो सकता है, या फिर जो है यहाँ पर जो प्रोग्नोसिस होता है जिस तरीके से हो रहा होता है वो पुअरली तरीके से यहाँ पे इंसान के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल का, तो यहाँ पे कहा गया एक मीना नाम की लड़की है, वो 20 ईयर ओल्ड गर्ल है, मीन 20 साल की लड़की मीना है। गिगल्स ड्यूरिंग सीरियस कन्वर्सेशन, जब वो बातें कर रही होती है, सीरियसली तरीके से कन्वर्सेशन कर रही होती है, तो वहां पे उसको गिगल्स होता है, मीन बोल नहीं पाती है। एंड टॉक्स अबाउट फ्लाइंग कॉज, और कुछ भी बोलती है, मीन जो है उड़ता हुआ गाय के बारे में। मेक वियर्ड फेशियल एक्सप्रेशन, अलग अलग तरीके के फेशियल एक्सप्रेशन बनाती है। while staring into mirrors, मीन अपने आप को जब शीशा में देखती है तो अलग अलग तरीके के जो है एक्सप्रेशन वहां पे बना रही होती है। ओके, फिर यहाँ पे कह रहा है सी कांट मेंटेन हाइजीन, अपने हाइजीन को भी मेंटेन नहीं करती है। एंड वियर्स विंटर क्लोथ इन द समर, मींस गर्मी के दिन में जो है वो ठंडे के कपड़े पहनती है। मीन इस तरीके की चीज जो है उसके अंदर देखने को मिल रहा है। हर थॉट प्रोसेस एंड बिहेवियर आर डिसऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे इंसान के थॉट प्रोसेस, उसके बिहेवियर जो है पूरे तरीके से डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। और ये एक साइन है हाइपरब्रेनिक सिजोफ्रेनिया का, मींस डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया का जो है ये फीचर्स है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया किस तरीके से होता है, किस तरीके से जो है एक एग्जांपल के रूप में देखा। एक 20 साल की लड़की जो है जब बोलती है तो कुछ कुछ भी बोलना शुरू कर देती है, अपने उड़ते हुए गाय के बारे में बात करना शुरू कर देती है, या फिर अपने मिरर में जो है अलग अलग तरीके के जो है एक्सप्रेशन दे रही होती है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। ये कह रहा है कि अर्ली होता है, मींस जल्दी आ जाता है, और स्लो ऑनसेट होता है, मीन धीरे धीरे जो है यहाँ पे बढ़ना शुरू होता है। और यहाँ पर पुअर पर्सनालिटी बेसलाइन में जो है उसके पर्सनालिटी को पूरे तरीके से पुअर कर देता है। मेन फीचर्स होगा इसका सिवियर थॉट डिसऑर्डर, मीन उसके थॉट जो होंगे पूरे तरीके से खराब हो जाएंगे। इनकोहेरेंट स्पीच होगा, अच्छे तरीके से बोल नहीं पाएगा। सिली बिहेवियर होगा, सेंसलेस गिगलिंग, मीन जो है बिना मतलब का कुछ भी बोल रहा होगा। ग्रिम्सिंग, दांत को खींचेगा, मिरर गेजिंग करेगा, यहाँ पर जो है मिरर को जो है बहुत ज्यादा देखना, बहुत ज्यादा अपने आप को निहारना। और प्रोग्नोसिस जो होता है पुअर, रेयरली रिकवर, और इस तरीके की चीज जब इंसान के अंदर आता है तो बहुत कम ही चांस होता है कि वो ठीक हो पाएगा। ओके, तो ये सारे चीज जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप देखने को मिल रहा है उस टाइप का नाम है केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीम डिस्टर्बेंसेस मूवमेंट। यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, वो भी मूवमेंट में। या तो वो इधर एक्सेसिव मोटर एक्साइटेड रहेगा, या फिर मोटर एक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहा होगा, एक्साइट टाइप में मींस मेनिया टाइप में, या फिर जो उसके जो मोटर इमोबिलिटी होंगे वो स्टुपोरस टाइप का होगा, मींस भोंदू टाइप का होगा।
ओके और यहां पे इंक्लूड रहेगा बिजारे पोस्चर, म्यूटिज्म, इकोलेलिया एंड वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। मींस यहां पे सिंपल सा बात कर रहा है कि ये जो केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है ये कैरेक्टराइज रहता है एक्सट्रीम डिस्टरबेंसेस मूवमेंट। इंसान का मूवमेंट जो है यहां पे एक्सट्रीमली तरीके से जो है डिस्टर्ब हो जाता है, या जो है वो एक्सेसिव तरीके से मोटर एक्टिविटी करेगा, मींस एक्साइटेड तरीके से काम करेगा, या जो है मोटर इमोबिलिटी देखने को मिलता है, मींस वो मूवमेंट ही नहीं करेगा, अचानक से जो है वो जो है भोंदू जैसा बैठना शुरू कर देगा। यहां पर जो है इंक्लूड रहता है बिजारे पोस्चर। बिजारे पोस्चर क्या होता है? वैसे पोस्चर जो नॉर्मल नहीं है, हो सकता है वो पीछे मुड़ा हुआ रहे, हो सकता है आगे झुका हुआ रहे, या फिर जब वो इस तरीके से जो है वो मूवमेंट करते हुए खड़ा रहे। म्यूटिज्म रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। इकोलेलिया कोई एक वर्ड को पकड़ लेगा और उसी को बार बार बोलना शुरू कर देगा। या फिर वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, उसको ऐसा लगेगा कि मेरा जो बॉडी है ना वो वैक्स के तरीके से बना हुआ है, मोम से बना हुआ है। ओके तो वो जो है जब किसी तरीके का पोजीशन ले लेगा, किसी तरीके का पोस्चर बना लेगा, हो सकता है कि वो एक टांग पे खड़ा हो जाए। अब एक टांग पे खड़ा हो जाए, उसको लग गया कि मैं मोम का पुतला हूं, तो वो उसी तरीके से खड़ा रहेगा। अब कुछ भी हो जाए, उसके सामने आग भी जलेगा तो भी उसी तरीके से रहेगा, कोई उसको मार पीट भी देगा तो भी वो उसी तरीके से रहेगा, अपना पोस्चर को नहीं छोड़ेगा। ओके तो ये था केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, और यहां पर जो है इसके दो टाइप देखने को मिलते हैं। पहला एक्साइटेड टाइप, सेकंड अस्टुपरस टाइप, जैसा कि जो है हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले जो है इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से यहां पे चीजें होती है, उसको फील करना है। ओके तो यहां पर एक्साइटेड टाइप एग्जांपल का जो है एक एग्जांपल दिया गया कि अनिल सडनली स्टार्ट रनिंग अराउंड स्क्रीमिंग नॉनसेंस एंड वायलेंटली टीयरिंग हिज क्लोथ। मींस अनिल जो है एक लड़का है, वो अचानक से दौड़ना शुरू कर देता है चारों ओर, स्क्रीमिंग करना शुरू कर देता है, चीखना शुरू कर देता है नॉनसेंसली तरीके से एंड वायलेंटली तरीके से जो है अपने कपड़े को फाड़ना शुरू कर देता है। ओके व्हेन स्पोकन टू, जब उसको बोला गया, ही शाउट गिब्रिश, वो जो है क्या बोल रहा है, किस तरीके से चीख रहा है, कुछ ना कुछ जो है बोलना शुरू कर देगा। ही डजंट स्लीप एंड रिफ्यूज टू ईट, और जो है वो सोएगा भी नहीं, और यहां तक जो है खाने के लिए भी जो है वो मना कर देगा। तो दिस हाइपर एक्टिव कंफ्यूज्ड बिहेवियर पॉइंट टू एक्साइटेड केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। अगर इस तरह के हाइपर एक्टिव है, बिहेवियर कंफ्यूज्ड है, तो वो जो है एक्साइटेड केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का जो है सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। अब यहां पर जो नेक्स्ट आता है वो है अस्टुपरस टाइप एग्जांपल। अगर अस्टुपरस है तो यहां पर एग्जांपल दिया गया है, एक नेहा है जो कि 25 साल की लड़की है, सिट्स इन वन पोजीशन, एक ही पोजीशन पे बैठी रहती है पूरे दिन तक, डोंट स्पीक, किसी से बात नहीं करेगी, स्टेयर्स ब्लिंकली एट द वॉल, और जो है दीवार को जो है, खाली दीवार को बस ऐसे ही घूरती रहती है। इफ समवन राइज हर हैंड, अगर जो है कोई जो है अपने हाथ को उठा देता है, सी कीप इट राइज फॉर हावर, अगर जो है उसके हाथ को कोई उठा देगा इस तरीके से, तो अपने हाथ को जो है घंटों तक ऐसे ही रखे रहेगी, यहां तक कि वो अपने हाथ को सीधा तक नहीं करेगी। इस तरीके की चीज जो है यहां पे देखने को मिलता है। ओके फिर कह रहा है कि सी रिपीटेड द डॉक्टर वर्ड्स लाइक एन इको, अगर जो है डॉक्टर उसको जो है कोई वर्ड बोल दिया कि तुम अच्छे नहीं हो, तो वो बार बार जो उसी वर्ड को बोलते रहेगी, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो। अगर उसको बोल दिया कि तुम बहुत सुंदर हो, तो उसी वर्ड को बोलेगी, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। इसको बोलते हैं इकोलेलिया। ओके फिर यहां पे कह रहा है कि सी इज शोइंग क्लासिक साइन ऑफ केटाटोनिक स्टूपर, और ये जो है क्लासिक साइन है केटाटोनिक स्टूपर का, ये स्टेट ऑफ मोटर इमोबिलिटी, जहां पर जो है बॉडी मूवमेंट जो है बिल्कुल तरीके से जो है रुक जाता है। ओके तो ये था केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, और यहां पर दो टाइप देखने को मिले, एक्साइटेड टाइप एंड अस्टपरस टाइप। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये क्या है? ये है मार्क्ड मोटर डिस्टरबेंस। इस डिसऑर्डर में जो है मोटर डिस्टरबेंस जो है अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, और यहां पे दो टाइप देखने को मिलते हैं, एक्साइटेड एंड अस्टपरस। एक्साइटेड में क्या होगा? हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगा, एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा, भरबोज एंड इनकोहेरेंट स्पीच देखने को मिलेगा, मींस कुछ भी बोल रहा है, वैसे चीज भी बोल रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, और मे डेवलप इनटू लीथल केटाटोनिया, डेंजरस होता है ये। अगर जो है लीथल केटाटोनिया अगर डेवलप कर गया तो इंसान पागल के तरीके से जो है बिहेवियर करना स्टार्ट कर देगा।
ओके अब यहां पर जो सेकंड टाइप का देखने को मिल रहा है वो है रिटार्डेड एंड केटाटोनिक स्टोपर, इसको बोलते हैं। यहां पे म्यूटिज्म देखने को मिलेगा, मींस कुछ भी नहीं बोलेगा। रिजिडिटी मींस जो है स्टिफ पोस्चर, एक पोस्चर में आएगा तो उसी पोस्चर में रहेगा। नेगेटिविज्म देखने को मिलेगा, मीन रेसिस्ट मूवमेंट और डज द अपोजिट, अगर जो तुम उसको बोलोगे हंसने के लिए तो रोएगा, या फिर जो है जो भी बोलोगे उसके उल्टा करेगा, और किसी भी तरीके का मूवमेंट करना नहीं चाहेगा। पोस्चरिंग होता है ओड पोसेस फॉर लॉन्ग टाइम, हो सकता है एक टांग खड़ा करके वो बैठा रहे तो एक टांग खड़ा करके वो घंटों तक उसी तरीके से रहेगा। इकोलोलिया रहेगा, रिपीटेटिव वर्ड्स, एक ही वर्ड को बार बार बोलेगा। एक्सोफ्रेसिया होता है कोपिंग मूवमेंट, अगर जो है कोई दूसरा मूवमेंट कर रहा है तो उसको कॉपी कर लेगा। वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मींस लिम्स स्टे इन प्लेस्ड पोजीशन, एक टांग पे खड़ा हो जाएगा, दो टांग पे किसी तरीके से पोजीशन बना लेगा और उसी पोजीशन पे वो बार बार घंटों तक वैसे ही पड़ा रहेगा। हो सकता है कि पानी के अंदर जाए और अचानक जो है वो वक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का रूप ले ले और वहां पर इस तरीके से बैठ जाए और पानी के कारण जो उसका डेथ भी हो सकता है। ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है एम्पिटेंडेंसी, ये क्या होता है? द कांट डिसाइड ऑन एन एक्शन, एक भी एक्शन को जो है वो अच्छे तरीके से डिसाइड नहीं कर पाएगा क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। ऑटोमेटिक ओबीडियंस, फॉलो कमांड माइंडलेसली, उसको ऐसा लगेगा कि कोई मेरे को कमांड कर रहा है और उसी के हिसाब से जो है वो पार्टिकुलर चीज को करेगा। यह था रिटार्डेड केटाटोनिया, जिसको स्टोपर भी बोलते हैं। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट टाइप देखने को मिल रहा है सिजोफ्रेनिया का, वो है रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। ये क्या होता है? जैसा नाम है इसका रेसिडुअल, तो उस तरीके से इसका डेफिनेशन दिया गया, दिस अकर आफ्टर ए मेजर एपिसोड ऑफ सिजोफ्रेनिया। ये तब होता है जब जो है मेजर एपिसोड ऑफ सिजोफ्रेनिया जो है एक इंसान के हो रहा होता है, उसके बाद जो है रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। और यहां पे कह रहा है वेयर पॉजिटिव सिम्टम रिड्यूस, यहां पे जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और निगेटिव सिम्टम जो होता है लाइक सोशल विड्रॉल, इमोशनल डलनेस एंड इसेंट्रिक बिहेवियर परसिस्ट, और निगेटिव सिम्टम जो है इंसान के अंदर ही रहता है। अब जो है मैं तुम लोग को पढ़ाया था कि पॉजिटिव सिम्टम क्या होता है, निगेटिव सिम्टम क्या होता है, तो यहीं पे यह चीज देखने को मिल रहा है कि रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया में जो है पॉजिटिव सिम्टम रिड्यूस हो जाते हैं, तो वैसे सिम्टम्स जो ऊपर से आता है इंसान के बिहेवियर में वो खत्म हो जाएगा, हेलुसिनेशन खत्म हो जाएगा, इल्यूजन खत्म हो जाएगा, लेकिन निगेटिव सिम्टम जो होते हैं वो इंसान के अंदर ही रहेगा। जैसे सोशल विड्रॉल कर देना है, इमोशनल डलनेस हो जाना, इसेंट्रिक बिहेवियर होता है, मीन अपने बारे में ही सिर्फ सोचना। ओके ये चीज जो है वैसा का वैसा रहेगा। अगर रियल लाइफ एग्जांपल का बात करते हैं तो सुरेश है एक 35 साल का लड़का, हेड ए फुल ब्लोन साइकोटिक एपिसोड 2 इयर्स एगो, उसको जो है 2 साल पहले जो है अच्छे तरीके से जो है साइकोटिक एपिसोड्स आते थे। नाउ ही नो लॉन्गर है हेलुसिनेशन, अब उसके अंदर जो है हेलुसिनेशन नहीं है, बट ही स्टे अलोन, लेकिन अब जो है वो अकेला रहता है। बेयरली स्पीक मीन जो है कभी कभी ही कभी बात करेगा। डजंट शो इमोशन, कोई इमोशंस नहीं दिखाएगा। अवॉइड आई कांटेक्ट, इवन जो है वो आंखों को मिलाएगा भी नहीं। इस तरीके के सिचुएशन जो है जब इंसान सिजोफ्रेनिया वाले एपिसोड से निकल के बाहर आ जाते हैं तो ये चीज देखने को मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड द रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया, मीन बचा खुचा सिजोफ्रेनिया जो है इंसान के अंदर देखने को मिलता है। फिर कह रहा है ही हैज नो एक्टिव साइकोसिस बट स्टिल एग्जिबिट्स नेगेटिव सिम्टम्स, उसके अंदर जो है किसी भी तरीके का कोई भी एक्टिव साइकोसिस नहीं है, लेकिन अभी भी जो है नेगेटिव सिम्टम्स उसके अंदर होते हैं, एंड दैट इज अ साइन ऑफ रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। ओके अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो आफ्टर ए लिस्ट वन पास्ट एपिसोड, ये तब आएगा जब तक जो है एक पास्ट एपिसोड उसके साथ हुआ होगा, और उसके बाद ही जो ये सारे चीज देखने को मिलेंगे। और करंट फीचर होता है इमोशनल ब्लंटिंग में जो इमोशनल तरीके से ब्लंट हो जाना, कोई इमोशन नहीं आना, सोशल विड्रॉल अकेले रहना, लूजनिंग ऑफ थॉट्स मीन थॉट्स उसके पास जो है अच्छे तरीके से नहीं रहेंगे, इसेंट्रिक बिहेवियर अपने बारे में ही सिर्फ सोचना, एंड नो प्रोमिनेंट डिल्यूजन और हेलुसिनेशन नाउ, और यहां तक जितने भी पॉजिटिव सिम्टम्स होंगे वो जो है उसके पास नहीं रहेगा। ओके अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, जिसका नाम है अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। क्या नाम है? अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। जैसा नाम है अनडिफरेंशिएटेड, मीन यहां पे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ओके तो डेफिनेशन क्या कह रहा है यहाँ पे? व्हेन ए पर्सन शो सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, एक इंसान जो है सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स को शो तो कर रहा है, बट लेकिन डजंट फिट नीटली इनटू एनी सिंगल सब टाइप, लेकिन उसके कोई भी जो है सिंगल सब टाइप में जो है फिट ही नहीं कर रहा है। आखिर हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि उसको सिजोफ्रेनिया तो हुआ है, लेकिन कौन वाला सिजोफ्रेनिया हुआ है यहाँ पे ये बता नहीं पाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया।
ओके फिर यहाँ पे कह रहा है और सो फीचर्स ऑफ मल्टीपल टाइप्स, और उसके अंदर जो है अलग अलग तरीके के फीचर्स देखने को मिलेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल का बात करते हैं तो एक फातिमा है, सम टाइम हियर वॉइस, कभी कभी जो है उसको आवाजें सुनाई देती है, लाइक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया टाइप का। लाफ रेंडमली, अचानक से हंसना शुरू कर देती है, लाइक डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप का। फिर ओकेजनली जो है कभी कभी फ्रीज हो जाती है, मींस एक ही पोजीशन में जो है घंटों तक रह जाती है, दैट इज कॉल्ड द कैटाटोनिक टाइप्स। तो यहां पर जो है इंसान पता ही नहीं कर पा रहा है कि उसको पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है, डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया है, या फिर जो है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है, और हर सिम्टम्स कीप चेंजिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या होगा कि उसके जो सिम्टम्स होंगे वो बार बार बदलते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। तो मिक्स्ड और अनक्लियर प्रेजेंटेशन फिट्स द अनडिफरेंशिएटेड सब टाइप। अगर इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि बार बार उसका सिम्टम ही चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। ओके अब यहां पर जो इसके बारे में कुछ लिखा गया कि मिक्स्ड फीचर रहेगा, नॉट फिटिंग एनी वन सब टाइप, क्लियरली यहां पर जो है लिखा हुआ रहेगा। यूज्ड कब होता है, यूज्ड व्हेन ट्रेट फ्रॉम मल्टीपल टाइप्स आर प्रेजेंट, जब अलग अलग टाइप के जो है सिम्टम देखने को मिलेंगे। एंड नो सिंगल टाइप प्रीडोमिनेट्स, और यहां पर किसी भी सिंगल टाइप का जो सिजोफ्रेनिया है यहां पे डोमिनेट नहीं करेगा। ओके तो ये था मेन फीचर्स जो कि अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टाइप देखने को मिलता है वो है सिंपल सिजोफ्रेनिया। नाम है सिंपल, सिंपल मींस साधारण। तो यहां पर इसका डेफिनेशन क्या होगा, ए रेयर फॉर्म, मींस रेयर है, सिंपल है लेकिन रेयर है, रेयर फॉर्म मार्क्ड बाय स्लो ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ नेगेटिव सिम्टम। ठीक है, ये रेयर होता है, मार्क्ड किया गया है, स्लो मींस जो है धीरे धीरे आएगा, ग्रेजुअली तरीके से आएगा मींस धीरे धीरे तरीके से आएगा, और निगेटिव सिम्टम्स लेके आते हैं मींस जो इंसान का सिम्टम्स होता है, जो नॉर्मल बिहेवियर होता है वो धीरे धीरे जाना शुरू कर देगा। मींस इमोशनल डलनेस देखने को मिलेगा, एपैथी मींस कोई इमोशन नहीं, सोशल विड्रॉल देखने को मिलेगा, लेक ऑफ मोटिवेशन, इंसान के अंदर मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, विदाउट क्लियर साइकोटिक एपिसोड, लेकिन यहां पर जो है किसी भी तरह का क्लियर एपिसोडिक जो है साइकोटिक एपिसोड जो होता है वो यहां पे नहीं देखने को मिलेगा। ओके तो इंसान के अंदर जो है किसी भी तरीके का जो है क्लियर साइकोटिक एपिसोड नहीं रहेगा, लेकिन जो है उसके अंदर नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलेगा, किसमें, सिंपल सिजोफ्रेनिया में। अगर रियल लाइफ एग्जांपल का बात करते हैं तो कुणाल है 18 साल का एक लड़का, वाज वंस एन एक्टिव स्टूडेंट, एक समय पर जो है वो एक एक्टिव स्टूडेंट था। ओवर ए ईयर, एक साल तक जो है ही स्टॉप्ड स्टडीइंग, वो जो है अब जो एक साल से जो है अचानक से पढ़ाई करना बंद कर दिया है। लोस्ट इंटरेस्ट इन हॉबीज, किसी तरीके का कोई हॉबीज नहीं है, पहले हंसता था, खेलता था, कूदता था, क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर रहा है। सेट आइडल फॉर हावर, अचानक से जो है घंटों तक बैठा रहेगा। एंड स्टार्टेड अवॉइडिंग फ्रेंड, फ्रेंड्स को अवॉइड करने लगा है, मिलता जुलता नहीं है। इट डजंट हैव हेलुसिनेशन, लेकिन उसके अंदर हेलुसिनेशन नहीं है, पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं है, और डिल्यूजन भी नहीं है, बट ही हैज लाइक ए सेल ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन वो जो है पूरे तरीके से खोखला हो गया, सेल हो गया है। ठीक है, इंसान तो है बट इंसान के रूप में खोखला इंसान हो गया है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इमोशंस नहीं है, हैप्पी नहीं है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, दोस्तों से बात नहीं करता है, बैठे रहता है। तो इस तरीके की चीज जो है उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। ओके तो यहां पे कहा गया दिस स्लो पर्सनालिटी चेंज, इस तरीके से जो पर्सनालिटी चेंजेज हो रहा है विदाउट एक्टिव साइकोसिस, यहां पर एक्टिव साइकोसिस भी देखने को नहीं मिल रहा है, इस टाइपिकल ऑफ सिंपल सिजोफ्रेनिया, और इसी को हम लोग जो है सिंपल सिजोफ्रेनिया भी बोलते हैं। ओके फिर यहाँ पे कह रहा है कि इनसाइडियस एंड अर्ली ऑनसेट, ये जो है अचानक से और धीरे धीरे तरीके से आएगा। मेन फीचर्स क्या होता है इसका, अफेक्टिव फ्लैटनिंग में जो इसके अंदर इमोशंस नहीं रहेंगे, एपैथी रहेगा, लेक ऑफ मोटिवेशन, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, हाइपोकोंड्रियलिस आइडियाज उसके अंदर आते हैं। क्या, हाइपोकोंड्रियकियल मीन जो है उसको ऐसा लगेगा कि मैं बीमार हो गया हूं, मेरे को कोई बड़ा बीमारी हो गया है। हेल्थ प्री ऑक्यूपेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, बार बार डॉक्टर के पास जाएगा, टेस्ट करने को बोलेगा। एमलेस वॉन्डरिंग रहता है, तो बिना मतलब का टहलता बुलता रहेगा। नो क्लियर साइकोटिक एपिसोड इन पास्ट, और पास्ट में किसी भी तरीके का जो है साइकोटिक एपिसोड का नहीं आया रहता है, किसी तरीके का सिम्टम नहीं देखने को मिलता है। और प्रोग्नोसिस वेरी पुअर मीन जो है ऐसा अगर होता है तो इंसान बहुत रेयर ही होता है कि जो कि ठीक होता है।
ओके अब यहां पे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट पार्ट को देखने को मिलता है नेक्स्ट टाइप, और जिसका नाम है पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। जैसा इसका नाम है पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन मीन जो है सिजोफ्रेनिया के बाद जो डिप्रेशन देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड द पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। अब यहां पे क्या होगा, ए फेज इन विच द पेशेंट एक्सपीरियंस डिप्रेसिव सिम्टम्स। एक ऐसा फेज है जहां पे इंसान एक्सपीरियंस करता है, एक पेशेंट एक्सपीरियंस करता है डिप्रेसिव सिम्टम्स को, मीन डिप्रेशन वाले सिम्टम्स को, आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम एन एक्यूट एपिसोड। जब जो है वो किसी एक्यूट एपिसोड ऑफ सिजोफ्रेनिया से जो है ठीक होके बाहर आ चुका होता है, फिर जाके वो डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करता है, while स्टिल शोइंग माइल्ड साइकोटिक और रिसिडुअल फीचर। उसके अंदर जो है कुछ कुछ माइल्ड साइकोटिक और रिसिडुअल फीचर्स देखने को मिलेंगे। रिसिडुअल फीचर्स का मतलब क्या होता है, रिसिडुअल सिजोफ्रेनिया वाले फीचर्स जो है इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ओके अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से भी बात करते हैं। तो अनन्या नाम की एक लड़की है, वो प्रीवियसली हैड हेलुसिनेशन, उसको पहले हेलुसिनेशन होता था, डिल्यूजन हो जाता था, एंड नाउ स्टेबल विद ट्रीटमेंट। लेकिन जब ट्रीटमेंट चल रहा है तो अब जो है वो नॉर्मल है, बट सी कैरीज ऑफन फील होपलेस। अब जो है वो रोती भी है, होपलेस महसूस करती है और कहती है माई लाइफ इज रूइंड, मीन जो है मेरा लाइफ जो है पूरे तरीके से रूइंड हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया, है ना। फिर कह रहा है कि सी समटाइम हियर फेंट वॉइसेस, और कभी कभी जो है उनको हल्का हल्का आवाजें सुनाई देती है, बट नो डेटा नॉट रियल, उसको लगता है कि ये रियल नहीं है, मीन जो है उसको इनसाइट है कि मेरे को क्या हो रहा है, वो साइकोसिस में नहीं। ओके तो यहां पे कह रहा है कि हार्ट डिप्रेशन आफ्टर रिकवरी इज क्लासिक पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। उसका जो डिप्रेशन है वो रिकवरी तो हो रहा है, लेकिन क्लासिक पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन यहां पर मेनली रूप से देखने को मिल रहा है। अब इसके बारे में कुछ लिखा गया कि डिप्रेशन आफ्टर सिजोफ्रेनिया एपिसोड, सिजोफ्रेनिया एपिसोड के बाद जो डिप्रेशन आएगा दैट इज कॉल्ड द दिस टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया, एंड स्टिल सम माइल्ड साइकोटिक एंड रेसिडुअल साइन यहां पे देखने को मिलेगा। सिम्टम में देखने को मिलेगा सैडनेस, होपलेसनेस, सुसाइडल रिस्क, एंड मस्ट मॉनिटर फॉर सुसाइड रिस्क। और यहां पर जो है इंसान को जो है अच्छे तरीके से मॉनिटर करते रहना है कि क्या उसके अंदर जो है सुसाइड रिस्क देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। ओके तो अभी तक जो है हम लोगों ने जो है बहुत सारे टाइप के सिजोफ्रेनिया देखा, सबको अच्छे तरीके से देखा, उसके डेफिनेशन से देखा, अलग अलग एग्जांपल के माध्यम से उसको समझने का प्रयास किया, फिल करने का प्रयास किया कि उसके जो टाइप्स होते हैं वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से वहां पे चीजें देखने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है कोर्स एंड प्रोग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया। इन जो सिजोफ्रेनिया होते हैं उसके कोर्स क्या होते हैं, किस तरीके से खराब होता है, किस तरीके से सही होता है, और प्रोग्नोसिस किस तरीके से होता है, मीन ठीक होने का चांस कितना होता है। तो यहां पर जो पहला टॉपिक है वो है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है प्रोग्रेशन ऑफ इलनेस। तो यहां पे कहा गया कि सिजोफ्रेनिया ऑफन फ्लो ए क्रोनिक कोर्स, यहां पर जो है क्रोनिक कोर्स को फॉलो करता है विथ फेजेस ऑफ एक्सेवरेशन एंड रिमिशन। एक्सेवरेशन का मतलब क्या होता है, रोजनिक ऑफ सिम्टम्स, मीन जो सिम्टम्स होंगे वो और ज्यादा खराब होते चले जाएंगे, या फिर रिमिशन होता है, इंप्रूवमेंट अगर होता है तो रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स, मीन धीरे धीरे जो है यहां पर सिम्टम्स घटते जाएंगे, एक एक सिम्टम घटते जाएंगे, और इस तरीके से उसके अंदर जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर एक्सेवरेशन का बात करें तो यहां पर जो सिम्टम अगर रोजनिंग होते जाएगा, एक ही सिम्टम जो है और ज्यादा खतरनाक तरीके से आएगा, तो यहां पर जो चीजें और ज्यादा खराब होते जाएंगे। ओके अब यहां पर नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिसेबलिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इसको जो है मोस्ट डिसेबलिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर के रूप में कहा जाता है, मींस ये डिसऑर्डर जो है जल्दी ठीक नहीं होते हैं। फिर यहां पे कह रहा है नेक्स्ट लाइन 5 to 10 ईयर आफ्टर फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन, अगर जो है 5 से 10 साल जो है हॉस्पिटलाइजेशन करने के बाद जो है ओनली 10 to 20% शो गुड रिकवरी, मींस 5 से 10 साल जो है हॉस्पिटलाइजेशन रहने के बाद वो अच्छे तरीके से 10 से 20% लोग होते हैं जो कि अच्छे से रिकवरी हो पाते हैं, और ओवर 50% है पुअर आउटकम, और जो है 50% से ज्यादा में जो है बहुत कम आउटकम देखने को मिलता है विथ फ्रीक्वेंट रिलैप्स एंड हॉस्पिटलाइजेशन। और यहां पर जो ठीक हो भी जाता है तो वहां पे फिर से लौट के चला आता है सिम्टम्स, और वो फिर से जो है हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो है क्रोनिक डिसऑर्डर है, बहुत ही खतरनाक डिसऑर्डर है। ओके अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखते हैं टेबल प्रोग्नोसिस फैक्टर ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब जो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है मींस ठीक होता है, कितना ठीक होता है, मींस जो है गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है, मींस अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं मींस यहां पे देखने को मिलता है कि हाँ इंसान जो है
ठीक हो जाएगा। और पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या होता है, मींस अगर इस तरीके के फैक्टर देखने को मिल रहे हैं तो यहां पर मतलब है कि इंसान में जो है बहुत कम चांस है कि वो ठीक होगा। तो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर एंड पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर को जो है यहां पे डिफरेंशिएट किया गया। और यहां पर अगर बात करते हैं गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर का, तो यहां पे सबसे पहले कहा गया एब्रप्ट और एक्यूट ऑनसेट, मीन यहां पर जो है अचानक से आता है और धीरे धीरे जो है वो खराब होना शुरू होगा। लेटर एज ऑफ ऑनसेट मीन जो है बहुत बाद में आएगा। क्लियर ट्रिगरिंग फैक्टर होगा, मीन पता रहेगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसको ट्रिगर करते हैं। गुड प्रीमोर्बिड पर्सनालिटी मीन जो है जब उसको बीमारी नहीं रहा होगा उस समय उसके पर्सनालिटी जो है अच्छे होंगे। फिर पैरानॉइड एंड केटाटोनिक टाइप्स यहां पे देखने को मिल सकता है। ड्यूरेशन जो है 6 महीना से कम रहेगा। मोस्ट पॉजिटिव सिम्टम्स होंगे, निगेटिव सिम्टम जो है बहुत कम होंगे, जैसे हेलुसिनेशन देखने को मिल रहा है, डिल्यूजन देखने को मिल रहा है। फैमिली हिस्ट्री जो है वो मूड डिसऑर्डर का हो सकता है। यहाँ पे गुड सोशल सपोर्ट रहेगा, फीमेल ज्यादातर के यहाँ पे रिकवर हो जाते हैं। मेरिड अगर रहेगा तो जल्दी रिकवर होते हैं। एंड ट्रीटेड एज आउट पेशेंट, और यहाँ पर बाहर से भी ट्रीटमेंट लेके यहाँ पे इंसान जो है अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। ओके, लेकिन अगर बात करते हैं पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, अगर इस तरीके की चीज ऐसे फैक्टर देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पे ठीक होने का चांस जो है बहुत कम होता है। जैसे स्लो एंड इंसीडियस ऑनसेट मींस धीरे धीरे आया है ना, अचानक से नहीं आया, धीरे धीरे आया है। और अर्ली ऑनसेट मीन जो है बच्चे में ही देखने को मिल रहा है। नो ओबियस कॉज, कोई काउज पता ही नहीं चल रहा है। पुअर पर्सनालिटी है बिफोर इलनेस मीन जो है बीमारी से पहले भी जो है उसका पर्सनालिटी उतना अच्छा नहीं था। सिंपल है, अनडिफरेंशिएटेड टाइप का है, मींस यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कि साला सिजोफ्रेनिया है तो कौन टाइप का है। ड्यूरेशन 2 साल से ज्यादा हो चुका है। मोर निगेटिव सिम्टम देखने को मिल रहा है, मीन एपैथी देखने को मिल रहा है, विड्रॉल देखने को मिल रहा है। फैमिली हिस्ट्री भी है सिजोफ्रेनिया का, मीन जेनेटिक भी है। यहाँ पे सोशल आइसोलेशन मीन इंसान अकेला रहता है। मेल में ज्यादातर देखने को मिलेगा। सिंगल डाइवोर्स विडोड को और ज्यादा ठीक होने का चांस कम हो जाता है। और क्रोनिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, मीन लंबे समय तक हॉस्पिटल में जो है वो भर्ती रहेगा, बाहर से इलाज नहीं करवा सकता है। ओके, इट इज द टेबल ऑफ प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन सिजोफ्रेनिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया। आखिर जब सिजोफ्रेनिया यहां पे इंसान को होगा तो किस तरीके से हम लोग डायग्नोसिस करेंगे। तो यहां पे कहा गया हाउ इज इट डायग्नोस्ड, किस तरीके से डायग्नोस किया जाए। तो डायग्नोसिस इज क्लिनिकल बेस्ड ऑन, यहां पे जो भी डायग्नोसिस होगा वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के तौर पे होगा। क्वेश्चनर रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसके हिसाब से होगा। काउंसलिंग किया जाएगा, साइकेट्रिक हिस्ट्री निकाला जाएगा एंड केयरफुल क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है इसके बारे में जो है हम लोग जो है एक अच्छे से बढ़िया से लेक्चर ले चुके हैं। अगर तुमको पता नहीं है तो जाकर तुम उस लेक्चर को देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे होता है रूल आउट, मींस अगर ऐसे चीज है तो उसको जो है सबसे पहले बाहर निकालना है। मींस क्या इंसान को ये सारे सिम्टम जो है किसी फिजिकल डिसऑर्डर के कारण हो रहा है क्या, थायराइड है, रिनल फेलियर है, ये सब है क्या, सबस्टांस इंड्यूस्ड साइकोसिस है क्या, मींस जो है ड्रग लेने कारण हो रहा है, अल्कोहल लेने कारण हो रहा है, तो इस चीज को रूल आउट करना है। मूड डिसऑर्डर है क्या इंसान को, या फिर साइकोटिक फीचर्स देखने को मिल रहा है, तो अगर ऐसे चीज भी है तो यहाँ पे उस इंसान को सिजोफ्रेनिया नहीं है, तो ऐसे को सबसे पहले छांटना है कि इस इंसान को सिजोफ्रेनिया तो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है कि हमको जो है ICD-10 क्राइटेरिया या फिर अभी वाला जो ICD-11 क्राइटेरिया है वहां पर जो है अच्छे तरीके से मिलाना है, क्या उसके सिम्टम्स जो है उस तरीके से मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। अगर उसके सिम्टम जो अच्छे तरीके से मिल रहे हैं मींस इंसान को सिजोफ्रेनिया ही हुआ है। ओके, तो ICD-11 नाउ ग्रुप सिजोफ्रेनिया अंदर सिजोफ्रेनिया और अदर प्राइमरी साइकोटिक डिसऑर्डर 6820 में जो है देखने को मिलता है। ओके, तो ये था डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन टू रूल आउट अदर कंडीशन। हो सकता है कि सिजोफ्रेनिया ना हो, किसी अदर कंडीशन के कारण जो है यहां पे ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाना होता है कि इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस है क्या, विटामिन 12 का डिफिशियंसी है क्या, फोलेट डिफिशियंसी है क्या, थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया है क्या, मींस यहां पर जो है थायराइड हार्मोन जो है बहुत ज्यादा हो गया है क्या, या फिर यूरेमिया हो गया क्या। इन सभी को यहां पर जो है निकाल के देखना है। सीटी एमआरआई ब्रेन का करवा सकते हैं, इनलार्ड वेंट्रिकल के कारण भी होता है, इनलार्ड सल्की के कारण भी होता है, सेरेब्रल एट्रोफी के कारण भी जो है यहां पे ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। एंड दिस टेस्ट डोंट कंफर्म सिजोफ्रेनिया। सबसे बड़ी बात है कि ये सारे टेस्ट जो है सिजोफ्रेनिया को यहां पे नहीं बताता कि
इंसान को सिजोफ्रेनिया होता है, लेकिन इतना तो कह सकता है कि अगर ऐसे चीज हैं तो इंसान को सिजोफ्रेनिया तो नहीं है। बट हेल्प रूल आउट ऑर्गेनिक काउजेस, हो सकता है कि अगर ऑर्गेनिक काउज की वजह से हो रहा हो तो वहां पे ऑर्गेनिक काउज को सही करेंगे ना, तो यहाँ पे सिजोफ्रेनिया नहीं है, पहले ऑर्गेनिक काउज को ठीक कर लो। अगर ऑर्गेनिक काउज ठीक होने के बाद भी सिम्टम्स रह रहे हैं तब जाकर पता चलेगा यहाँ इंसान को सिजोफ्रेनिया। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी बात कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते और यहां पर देखते हैं ट्रीटमेंट मोडेलिटीज। आखिर किस किस ट्रीटमेंट मोडेलिटीज से जो है हम लोग यहां पे इसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं फार्मेकोथेरेपी, मेडिसिन के मदद से। तो एंटीसाइकोटिक का जो है यहां पे सबसे बेस्ट तरीके से इस्तेमाल होता है। तो एंटीसाइकोटिक आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। यहां पर भी दो तरीके के एंटीसाइकोटिक देखने को मिलेंगे, टाइपिकल और एटाइपिकल। तो कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक अगर हम लोग बात करते हैं, सब कुछ पढ़ा चुका हूं पहले से, एंटीसाइकोटिक क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक जो कि टाइपिकल होते हैं, यूज्ड लेस नाउ ड्यू टू साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आजकल जो है इसको यूज बहुत कम करते हैं। लाइक एक्स्ट्रा पैरामेडियल सिम्टम्स, एक होता है डिपोट लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन। ये इंजेक्शन क्या होता है, इंसान के शरीर में दे दिया जाता है और ये लंबे समय तक जो है बॉडी में स्टोर रहता है और धीरे धीरे जो है यूज हो रहा होता है। ओके, तो हेल्प इन नॉन कंप्लीमेंट पेशेंट, यहां पर जो है नॉन कंप्लेंट पेशेंट में यूज होता है जो है उतना ज्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा होता है। अब यहां पर जो है ड्रग के चार्ट भी दिए गए हैं, जहां पर जो है टाइपिकल ड्रग्स के बारे में लिखा गया, उसके डोज के बारे में लिखा गया है। तो पहला ड्रग्स यहां पे देखने को मिलता है क्लोरोप्रोमाजीन। सेकेंड ड्रग जो यहां पे देखने को मिल रहा है वो है फ्लूफेनाजीन डेकानोएट। नेक्स्ट है हेलोपेरिडोल एंड जो लास्ट ड्रग है वो है ट्राइफ्लुओफेराजीन। और यहां पर इसके डोज दिए गए हैं 300 से 1500 mg पर डे, फिर यहां पे 25 से 50 mg, 5 से 100 mg और 15 से 60 mg जो है यहां पर इस ड्रग्स के डोज जो है दिए गए हैं। तो यहां पर एग्जाम में लिखना होता है तो इसको थोड़ा सा जो है टाइपिकल ड्रग्स को रिमेंबर भी कर लेना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखते हैं एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक जो कि न्यूअर एजेंट्स हैं। तो ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम कंट्रोल, यहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स दोनों को कंट्रोल करता है ये एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक। और ये फ्यूअर मोटर साइड इफेक्ट मीन जो है बहुत कम साइड इफेक्ट इसके देखने को मिलते हैं। कोल्जापाइन जो होता है रिस्क ऑफ एग्रेनुलोसाइटोसिस, अगर जो है कोल्जापाइन यूज करते हैं तो यहां पर जो है WBC कम होने का चांस रहता है। रिक्वायर रूटीन ब्लड टेस्ट फॉर सेफ्टी, और यहां पर जो है सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी का ध्यान रखना है। टाइमली टू टाइमली जो है ब्लड टेस्ट करवाना होता है कि किसी के कारण जो है ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी ना देखने को मिले, क्योंकि टॉक्सिसिटी के कारण जो है इतने सारे सिम्टम्स आ जाएंगे कि जितना तुमको जो है सिजोफ्रेनिया के कारण नहीं प्रॉब्लम दे रहा होगा उतना जो है इस ड्रग्स से जो है और ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहां पर भी चार्ट दिया गया और उसके डोज दिए गए हैं, जैसे कि कोल्जापाइन हो गया, रेस्पेरिडोन हो गया, ओलेंजापाइन है, क्वेटियापाइन है, जेप्रासिडोन है, एरिपिप्राजोल है, फिर है पेलिपेरिडोन, एमिसल्फराइड, ये सारे जो है ड्रग्स हैं और इसके डोज जो है यहां पे दिया गया है। इसको अच्छे तरीके से नोट करो और अच्छे तरीके से यहां पर जो है रिमेंबर करना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ईसीटी का यूज यहां पे देखने को मिलता है और कब यूज होता है, तो कैटाटोनिक स्टupor अगर देखने को मिल रहा है तो इंसान जो एकदम से भोंदू बकाल जैसा बैठ गया है, कुछ भी हिल नहीं रहा है, तो ऐसे में यहां पे देखने को मिलेगा, दिया जाएगा। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, उछल कूद मचा रहा है, तब भी दो। अगर ड्रग काम नहीं कर रहा है, रेसिस्टेंस हो गया है, तो भी दो। ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया, यहां पे अगर सिजोफ्रेनिया में जो है जो दवाई दे रहे हैं ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, तब भी इसको एसीटी दो। और यहां पे 8 से 12 सेशन जो है यहां पे नीडेड होता है, कहां, सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में। ओके, अब बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हो सकते हैं जिसको पता ही ना हो कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्या होता है। तो बच्चा जी यहां पे दिमाग में जो है 2 वायर लगा के करंट दिया जाता है, जिससे उसके दिमाग में जो है अलग अलग तरीके के चीज होते हैं और यहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका आदान प्रदान जो भी होना होता है वहां पे होता है। अगर इसके बारे में जानना है तो एक पार्टिकुलर लेक्चर ही बना हुआ है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्या होता है, जाके देखना है, समझना है, रिमेंबर करना है और फिल करना है। ओके, क्या इंपॉर्टेंट है, फिल करो। नेक्स्ट यहां पे आता है थर्ड नंबर का, वो है साइकोलॉजिकल थेरेपी। अब साइकोलॉजिकल थेरेपी का बात करें तो यहां पे ग्रुप थेरेपी दिया जाता है ताकि सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव हो सके, टेस्ट रियलिटी बढ़े। कॉग्निटिव थेरेपी का बात होता है रिड्यूस डिस्ट्रक्टिबिलिटी एंड करेक्ट फॉल्स बिलीफ, इसको कम करना है, करेक्ट बिलीफ को जो है जो मीन फॉल्स बिलीफ है उसको करेक्ट करना है। बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है ताकि उसके बिहेवियर को बदला जाए।
एलिमिनेट किया जाए बिजारे बिहेवियर को, रिइंफोर्स करना है अच्छे अच्छे बिहेवियर को, सोशल स्किल ट्रेनिंग देना है ताकि जो है समाज में जाके अच्छे तरीके से काम कर सके, टिच कराना है, आई कॉन्टेक्ट किस तरीके से करना है, फेशियल एक्सप्रेशन किस तरीके से देते हैं, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कहां करना है, कैसे करना है, कौन सा बात अच्छा होता है वहां पे हंसना होता है, कौन सा बात में रोना होता है, फैमिली थेरेपी देना है, फैमिली के साथ बैठा के जो है वहां पे काउंसलिंग करवाना है, फैमिली को एडुकेट करना है, रिड्यूस करना है स्ट्रेस को और प्रिवेंट करना है रिलेप्स को, ताकि जो है फिर से उसके अंदर जो है सिजोफ्रेनिया का सिम्टम ना देखने को मिले। ओके, तो ये जो था साइकोलॉजिकल थेरेपी था और हर एक थेरेपी को हम लोगों ने जो है अलग अलग लेक्चर से पढ़ाया है अच्छे तरीके से समझाते हुए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो जाके उस सारे लेक्चर को देखना है, इसी चैनल पे तुमको मिल जाएगा। ओके, मेंटल हेल्थ वाला कैप्शन है। नेक्स्ट यहां पे देखने को मिल रहा है वो है साइको सोशल रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है कि इंसान अगर जो है थोड़ा बहुत ठीक हो गया है तो उसको अच्छे तरीके से रिहेबिलिटेट करके ठीक करके समाज में ले जाके रख देना। तो यहां पे इंक्लूडेड होते हैं एक्टिविटी थेरेपी, इंसान को एक्टिविटी सिखाया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, प्लेसमेंट देते हैं, ट्रेनिंग फॉर जॉब, उसको ट्रेनिंग देते हैं ताकि जॉब कर सके, और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट भी दिया जाता है ताकि अपना एम्प्लॉयमेंट भी कर सके। तो ये सारे साइको सोशल रिहेबिलिटेशन होते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें काम कर रही होती है इसके पीछे, वो सारे जो है इसको मदद भी करते हैं। ओके, ये सारे जो थे ये क्या थे, ये ट्रीटमेंट मॉडलिटीज थे, थेरेपीज थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखने को मिल रहा है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिक पेशेंट। आखिर जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट होंगे उसको नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरीके से दिया जाएगा। तो पहला होता है नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट क्या होगा, तो सिजोफ्रेनिक पेशेंट इन एन एक्यूट एपिसोड में नॉट गिव ए क्लियर हिस्ट्री। जो पेशेंट जो है एक्यूट एपिसोड में होता है उसका क्लियर हिस्ट्री जो है नहीं मिल पाता है। ओके, तो वहां पर जो तुमको कोशिश करना है कि किसी तरीके से जो है उसके हिस्ट्री को निकाल सके। फिर यहाँ पे कलेक्ट करना है डाटा को, फैमिली मेंबर के डाटा को, केयर गिवर्स के डाटा को, एंड ओल्ड रिकॉर्ड को, सभी को अच्छे तरीके से देखना है। इंक्लूड करना है प्रीवियस मेंटल इलनेस, क्या उसको जो है पहले किसी तरीके का मेंटल इलनेस हुआ है या फिर किसी तरीके का साइकोटिक एपिसोड देखने को मिला है, तो उन सभी को जो है यहाँ पे देखना है। ऑब्जर्व करना है केयरफुली तरीके से, क्या चीज को, उसके बिहेवियर पैटर्न को, उसके पोस्चर को, उसके बिजारे पोस्चर को, उसके साइकोमोटर डिस्टर्बेंस को, उसके अपीयरेंस को, किस तरीके से रहता है, अपना पर्सनल हाइजीन करता है या फिर नहीं करता। ओके, ये सारे जो है ऑब्जर्व केयरफुली तरीके से करना है। नेक्स्ट हमको एक्सेस क्या चीज करना होता है, तो टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, किस तरीके का डिस्टर्बेंस है उसके अंदर देखने को मिल रहा है, क्या डिल्यूजन है, क्या हेलुसिनेशन है, पेशेंट फीलिंग ड्यूरिंग थॉट अल्टरनेशन, मीन जब वो थॉट कर रहा होता है, सोच रहा होता है तो किस तरीके से सोच रहा होता है, उसके इमोशनल टोन क्या होते हैं, जब गुस्सा होता है तो किस तरीके से बात करता है, एप्रोप्रिएटनेस टू सिचुएशन, किस सिचुएशन में किस तरीके से काम कर रहा होता है, किस तरीके से बिहेवियर कर रहा होता है, थीम एंड कंटेंट ऑफ डिल्यूजन, उसके डिल्यूजन है तो किस तरह के डिल्यूजन है, उसको क्या लगता है, किस तरह के वो फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ को बना के रखा हुआ है, ये परसिक्यूटरी डिल्यूजन, अगर उसको लग रहा है उसको कोई मारने आ रहा है, तो एक्सेस थ्रेट लेवल एंड द रिस्क ऑफ वायलेंस, मीन कितना थ्रेट लेवल है, कितना ज्यादा मात्रा में वो डरता है और क्या चीज से उसको डर लगता है, क्या चीज से उसको लगता है कि रिस्क ऑफ वायलेंस है, क्या चीज से मारेगा। और यहाँ पे है स्पीच पैटर्न लिंक टू डिल्यूजन, यहाँ पर जब वो डिल्यूजन में रहता है तो उसका स्पीच पैटर्न कैसा रहता है, डरा हुआ रहता है, अच्छे तरीके से बोलता है, या फिर एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर, अपना सेल्फ केयर किस तरीके से करता है, सोता है, खाता है, हाइजीन मेंटेन करता है या फिर नहीं करता है, या फिर उसके अंदर जो है सुसाइडल थॉट्स देखने को मिलते हैं, या फिर जो है वो अभी रिसेंटली किसी तरीके का जो है आत्महत्या का अटेम्प्ट किया था या फिर नहीं किया था। इन सभी चीज के बारे में हमें एक्सेस करना होता है, दैट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव साइन एंड द सब्जेक्टिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। जो सिजोफ्रेनिया होता है वहां पे ऑब्जेक्टिव साइन क्या है एंड सब्जेक्टिव साइन क्या है। ऑब्जेक्टिव साइन क्या होता है कि मैं देख के बता सकता हूं कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है, और सब्जेक्टिव साइन है कि वो जो है बताएगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे पहला होता है विड्रॉल बिहेवियर, मीन जो है अकेला अकेला रहेगा, होस्टिलिटी, उसको ऐसा लगेगा कि मैं किसी वार में हूं, जंग में हूं, इनएडुकेट एंड इप्रोप्रिएट स्पीच, में अच्छे तरीके से बातें नहीं करेगा, कंफ्यूजन में रहेगा, थॉट ब्लॉक हो जाएगा बोलते बोलते उसका, इनएडिक्वेट फूड एंड फ्लूइड इंटेक, में अच्छे तरीके से खाना पीना नहीं करेगा, साइकोमोटर एजिटेशन रहेगा, मींस या तो बहुत ज्यादा मात्रा में उछले कूदेगा या फिर नहीं करेगा, केटाटोनिक रिजिडिटी भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, मींस एकदम से हिलेगा डुलेगा नहीं, स्टेरियोटाइप बिहेवियर रहेगा, मींस जो है किसी ओल्ड फैशन टाइप का रहेगा, मींस किसी से बातें नहीं करेगा, या फिर जो वो सोचता है उसको लगता है उसी टाइप से सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए।
ओके, तो स्टेरियोटाइप बिहेवियर रहेगा। एपेथी रहेगा मींस उसके अंदर जो है किसी भी तरीके का जो है इमोशंस नहीं रहेगा। रिटार्डेड थिंकिंग में वो थिंकिंग करेगा लेकिन जो है अलग टाइप के निगेटिव तरीके से करेगा। ओके, और अगर सब्जेक्टिव सिम्टम्स होता है तो यहाँ पे हेलुसिनेशन वही बताएगा उसके अंदर हेलुसिनेशन हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, इल्यूजन है क्या, पैरानॉइड थिंकिंग है क्या, या फिर एनहिडोनिया लॉस ऑफ प्लेजर, उसको किसी चीज से मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आइडियाज ऑफ रेफरेंसेस, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके आइडियाज को जो है किसी टीवी के माध्यम से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, नींद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, म्यूटिज्म, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, एम्बिवेलेंस है, मतलब जो है एक ही चीज में उसको इंटरेस्ट आ रहा है, एक ही चीज से प्यार भी है, नफरत भी है, या फिर इनेबिलिटी टू ट्रस्ट, या फिर जो है दूसरे पर जो है वो अच्छे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव साइन एंड सब्जेक्टिव साइन ऑफ सिजोफ्रेनिया। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो हम लोगों ने जो है अभी तक सिजोफ्रेनिया को अच्छे तरीके से देखा, उसके एटियोलॉजी क्या होते हैं, साइकोपैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, टाइप्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो टाइप किस तरह के होते हैं, क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होता है, किस तरीके से डायग्नोसिस करते हैं, ये सारे चीज को हम लोगों ने देखा, समझा और जाना। अब यहाँ पे एटलीस्ट 2 नर्सिंग डायग्नोसिस को देखते हैं, किस तरीके से नर्सिंग डायग्नोसिस यहां पे होता है, उसका इंटरवेंशन क्या होता है, उसका रेशनल क्या होता है, ताकि एक तरीके से हम लोग ये भी समझ सके और इसको इंडेप्थ करेंगे पूरे तरीके से, किसको, सिजोफ्रेनिया को। ओके, तो यहां पर नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट में देखने को मिल रहा है डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस। यहां पर इंसान का थॉट प्रोसेस जो है डिस्टर्ब है, रिलेटेड टू इनेबिलिटी टू ट्रस्ट अदर, दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, पैनिक एंजाइटी है, पॉसिबल हेरिडिटी और बायोकेमिकल फैक्टर, पॉसिबली तरीके से ये जो है जेनेटिकली तरीके से आया है या फिर बायोकेमिकल फैक्टर के कारण जो है देखने को मिल रहा है। एविडेंस किया गया डिल्यूजनल थिंकिंग के कारण या फिर एक्सट्रीम सस्पिशियसनेस के कारण। अब यहां पे देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर हम जो भी इंटरवेंशन देखिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेट करना डिल्यूजनल थिंकिंग पैटर्न को, पेशेंट के डिल्यूजनल थिंकिंग पैटर्न को सही करना, डेमोस्ट्रेट करना ट्रस्ट इन अदर, दूसरे पर ट्रस्ट कर सके, सो डिक्रीज एंजाइटी लेवल डिक्रीज हो, एंड डेमोस्ट्रेट करे इंप्रूव्ड रियलिटी ओरिएंटेशन, उसको जो है अपना ओरिएंटेशन जो है अच्छे तरीके से उसके रियलिटी के बारे में उसको पता हो। ओके, तो दैट्स ऑल आर द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट होता है बैरियर टू सक्सेसफुल इंटरवेंशन। अगर नर्सेस इंटरवेंशन देता है तो यहाँ पे कौन कौन से बैरियर होते हैं जो कि वो इस इंटरवेंशन को खराब करता है। पहला होता है बिकमिंग एंजाइशियस योरसेल्फ, अपने आप को जो है बहुत ज्यादा एंजाइटी में लेके जाना, फोकसिंग ऑन टू मच ऑन डिल्यूजन, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है डिल्यूजन पे फोकस करना, ट्राइंग टू प्रूव द पेशेंट रोंग, और यहां पर जो है जो नर्स जो है वो चाहेगा कि पेशेंट जो है गलत है उसको गलत प्रूव करना, ये सारा चीज जो है नहीं करना होता है। एंड सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल, अगर जो है तुम अनरियलिस्टिक गोल पाल के रखे हो कि मैं तो इसको पूरे तरीके से सही ही कर दूंगा, तो इस तरीके की चीज जो है यहां पे नहीं करना है। और ये सारे नर्सिंग में आता है कि नर्स को इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा एनेक्सियस नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिल्यूजन पे फोकस नहीं करना है, बहुत ज्यादा पेशेंट को प्रूव नहीं करना है कि तुम रोंग हो, नहीं करना है। तुमको यहाँ पे इंटरवेंशन दो, अच्छे तरीके से उसको सही करने का प्रयास करो और खुद ब खुद जो है वो धीरे धीरे सही होगा। ओके, नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन एंड रेशनल। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो नर्सिंग इंटरवेंशन होता है कि तुमको उसको केयर क्या देना है, और रेशनल होता है कि किस कारण से हम ये इंटरवेंशन दे रहे हैं। ओके, तो एक्सेस करना है कंटेंट ऑफ डिल्यूजन, उसके अंदर जो डिल्यूजन चल रहा है क्यों चल रहा है बिना उसको प्रूव किए हुए। बेसलाइन डाटा पता करना है ताकि जो अच्छे तरीके से एक्यूरेट केयर दे सको किस कारण से हो रहा है, उसी के हिसाब से हम उसको जो है प्लानिंग करेंगे। क्लैरिफाई करना है मीनिंगफुल जेंटली, अच्छे तरीके से जो है अगर वो फालतू की चीज सोच रहा है तो उसको क्लैरिफाई करना है। हु डू यू थिंक इज ट्राइंग टू हर्ट यू, मींस तुमको कौन हर्ट करना चाहता है, और जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि वो इंसान यहाँ पे है ही नहीं तो तुमको मारने कैसे आएगा। इस तरीके से उसको अच्छे तरीके से बताना है। ओके, इससे क्या होगा, हेल्प कर पाएगा अंडरस्टैंड डिल्यूजन को विदाउट कन्फ्रंटेशन, बिना जो है ज्यादा हिचकिचाते हुए जो है वो अच्छे तरीके से जो है अपने डिल्यूजन को अंडरस्टैंड करेगा कि ये जो है मेरे अंदर जो है खुराफाती मचा हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे होता है एक्सेस इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ डिल्यूजन, और यहाँ पे एक्सेस करना है कि उसका इंटेंसिटी कितना है, कितना ज्यादा मात्रा में, कितना फ्रीक्वेंसी में, कितना ड्यूरेशन में जो है डिल्यूजन देखने को मिल रहा है, ताकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके टेलर केयर के लिए, अच्छे तरीके से केयर को जो है प्रोवाइड कर सके इसके मात्रा के हिसाब से। एक्सेस करना है कॉन्टेक्स्ट एंड ट्रिगर ऑफ डिल्यूजन, किस चीज के कारण जो है यहाँ पे डिल्यूजन देखने को मिल रहा है, क्या ट्रिगर है, और हेल्प करना है रिड्यूस इन्वायरमेंटल ट्रिगर, और यहाँ पर जो भी इन्वायरमेंट में ट्रिगर है उससे भी ट्रिगर को यहाँ पे रिड्यूस करना है। अब यहाँ पर देखने को मिलता है अप्रोच विद कामनेस, इंपैथी, जेंटल आई कॉन्टेक्ट, जब भी
भी उससे बात कर रहे होंगे तो वहां पे कानूनी तरीके से बात करेंगे, एम्पैथी के साथ बात करेंगे। मीन जो है हाँ हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे साथ जो है क्या गुजर रहा है। जेंटली आई कांटेक्ट करेंगे और उसके अंदर जो है ट्रस्ट को बिल्ड करेंगे थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिना बोले हुए आंखों से प्यार से बातें करके जो है उसके अंदर एक बिल्ड करना है ट्रस्ट को। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट कर रहा है कम्युनिकेट क्लियरली विद अ सिंपल डायरेक्ट स्टेटमेंट। जब भी उससे बातें करना है तो सिंपली तरीके से, डायरेक्टली तरीके से और छोटे छोटे स्टेटमेंट में उससे बात करना है, ताकि जो है पेशेंट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अवॉइड आर्ग्यूइंग एंड करेक्टिंग डिल्यूजन, और जो भी डिल्यूजन है उसको आर्ग्यू नहीं करना है। ये गलत लग रहा है, तुम गलत सोच रहे हो, तुमको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, ऐसा आर्ग्यू नहीं करना और उसको करेक्ट करने का प्रयास नहीं करना है। आर्गुमेंट जो होता है वो डिल्यूजन बिलीफ को और ज्यादा ताकत देता है और ये जो है इनइफेक्टिव हो जाता है, तो आर्गुमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिल्यूजन दैट प्रोवोक एग्रेशन। यहां पे डिल्यूजन से डिस्ट्रैक्ट करना है। अगर बार बार जो किसी बिलीफ पे वो फंसा हुआ है तो उसके दिमाग को कहीं और डाइवर्ट करवा दो या फिर उसको गुस्सा नहीं दिलवाना है। ओके, इंगेजिंग एक्टिविटी रिड्यूस रिस्क ऑफ वायलेंट एपिसोड। अगर जो है तुम उसके एक्टिविटी में इंगेज करते हो तो यहां पर रिस्क ऑफ वायलेंट एपिसोड जो है यहां पे रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है डिस्करेज लॉन्ग डिस्कशन अबाउट द इरेशनल थॉट। यहां पर जो भी जो है इरेशनल थॉट्स होते हैं यहां पे लॉन्ग डिस्कशन के लिए जो है डिस्करेज करना है, ज्यादा बात नहीं करना है किसी इरेशनल थॉट्स पे, और फोकस ऑन रियल इवेंट टू प्रिवेंट एग्रावेशन ऑफ सिम्टम्स। और यहां पे जो भी रियल इवेंट है उसके बारे में बात करना है ताकि जो है उस एग्रावेशन ऑफ सिम्टम्स से जो है वो बच सके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे होता है यूज कंसिस्टेंट स्टाफ एंड होनेस्ट कम्युनिकेशन। यहां पर जितने भी स्टाफ हैं उसको कंसिस्टेंट रहने के लिए बोलो, बार बार बदलने के लिए नहीं बोलो, और होनेस्टली तरीके से कम्युनिकेशन करना है ताकि पेशेंट के अंदर सस्पिशन कम हो सके और प्रमोट हो सके ट्रस्ट का, ताकि एक ही आदमी जब अच्छे तरीके से रहेगा, बातें करेगा, केयर करेगा तो वो उस पर जो है ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है अवॉइड फिजिकल कांटेक्ट, लाफिंग, विस्परिंग इन पेशेंट पर्सन। अगर वहां पे पेशेंट है तो वहां पे ज्यादा जो है कांटेक्ट में नहीं आना है, उसको फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहना है क्योंकि वो तुम पे शक करेगा। और यहाँ पर उसके सामने हंसना नहीं है, किसी के सामने विस्पर नहीं करना, फुसफुसाना नहीं है, ताकि वो प्रिवेंट कर सके मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्ट्रस्ट, ताकि उसको ऐसा न लगे कि वो मेरे बारे में कुछ जो है बातें कर रहा है, मेरे बारे में कुछ बोल रहा है और वो तुम पे जो है ट्रस्ट करना बंद ना कर दे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे होता है यूज एसरेटिव फ्रेंडली मेथड टू फैक्ट अप्रोच। यहां पर जो है एसरेटिव तरीके से बात करना है, फ्रेंडली तरीके से बात करना है और मेथड ऑफ फैक्ट अप्रोच के तरीके से बात करना है। जो चीजें है क्लियर टू क्लियर बोलना है। इंकरेज करना है ओपननेस के लिए, कोऑपरेशन के लिए, ताकि तुमको जो भी प्रॉब्लम हो वो अच्छे तरीके से तुम मेरे से आके बात कर सकते हो और यहाँ पे कोऑपरेशन जो है अच्छे तरीके से हो पेशेंट के हिसाब से। नेक्स्ट है इंकरेज करना है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, जो भी फीलिंग्स है उसको तुम एक्सप्रेशन कर सकते हो, और फैसिलिटेट करना है ट्रस्ट एंड इमोशनल रिलीफ, ताकि जो है वो तुम पर ट्रस्ट करे और उसका इमोशनल रिलीफ जो है अच्छे तरीके से काम हो। नेक्स्ट है इनकरेज पेशेंट पार्टिसिपेशन इन केयर विदाउट फोर्सिंग। यहां पर जो है पेशेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए जो है इनकरेज करना है ताकि जो भी तुम उसको केयर दे रहे हो वो अच्छे तरीके से ले और अपने तरीके से जो है एफर्ट को लगाए। ओके, फिर यहाँ पे कह रहा है रेस्पेक्ट ऑटोनॉमी एंड इंक्रीज कोऑपरेशन। यहां पर इससे क्या होगा, ऑटोनॉमी को रेस्पेक्ट करेगा, मींस वो मेरे से इजाजत ले रहा है, और इंक्रीज होगा कोऑपरेशन। और नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे कह रहा है एडुकेट करना है पेशेंट एंड फैमिली को उसके सिम्टम्स के बारे में, मेडिकेशंस के बारे में, फॉलो अप के बारे में, क्यों ये मेडिकेशन जरूरी है, कितना मात्रा में तुमको जो है डॉक्टर से मिलना है, फॉलो अप क्यों जरूरी है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से बीमारी होता है, इन सभी चीज के बारे में जो है पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली को अच्छे तरीके से बताना होता है, ताकि जो है ट्रीटमेंट कंप्लीशन जो है अच्छे तरीके से प्रमोट हो सके और रिलेप्स से प्रिवेंशन हो। अगर फिर बाद में भी आ जाता है तो यहां पर तुमको जो है ब्लेम ना करे। ओके, तो ये सारे नर्सिंग इंटरवेंशन थे और उसके रेशनल थे जो कि नर्सिंग डायग्नोसिस 1 के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस 2 देखते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है। और ये नर्सिंग डायग्नोसिस 2 में क्या है, इनइफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस। हेल्थ मेंटेनेंस जो है इनइफेक्टिव है रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू ट्रस्ट अदर, क्योंकि वो दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, एक्सट्रीम सस्पिशियसनेस है, दूसरे पे शक करता है, एविडेंस्ड बाय पुअर डाइट इनटेक, वो जो है खाना नहीं खाता, उसको लगता है कोई मेरे को जहर खिला देगा, इनएडिक्वेट फूड एंड फ्लूइड कंजप्शन, अच्छे तरीके से फूड एंड फ्लूइड का कंजप्शन नहीं ले रहा है, और डिफिकल्टी तो फॉलिंग ए स्लीप, और अच्छे तरीके से सो नहीं पा रहा है गहरी नींद में।
ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा? द पेशेंट विल मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन ले, हाइड्रेशन ले, एलिमिनेशन करे मींस अच्छे तरीके से जो है पोटी कर पाए, और मेंटेन करना है एडिक्वेट स्लीप एंड रेस्ट, और जो है अच्छे तरीके से नींद और रेस्ट भी जो है अच्छे तरीके से ले पाए, और टेक मेडिकेशन एज ए प्रिस्क्राइब, जितने भी जो है मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया गया है उस मेडिकेशन को जो है अच्छे तरीके से पेशेंट ले। ओके, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो होंगे ये नर्सिंग डायग्नोसिस 2 में जो है हमें इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस के रूप में देखने को मिलेंगे। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है नर्सिंग इंटरवेंशन एंड रेशनल, यहां पे क्या है मींस नर्सिंग इंटरवेंशन क्या केयर देंगे और उसके रीजन क्या होगा, जैसे कि मैं तुमको बता चुका हूं। तो एक्सेस फॉर माल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन, जो भी माल न्यूट्रिशन है, डिहाइड्रेशन है, उसको एक्सेस करना है, क्या चीज का कमी है, क्या अगर पानी प्यास नहीं लग रहा, क्या हो रहा है, उसको अच्छे तरीके से पता करना है। डिल्यूजन अबाउट फूड में कॉज रिफ्यूजल टू एक्सेस, मीन यहां पे ऐसा हो सकता है कि उस पेशेंट को लग रहा हो इस फूड में जो है कोई जहर मिला दिया है, तो फूड पॉइजनिंग का फियर हो, तो वहां पर जो है ऐसी चीज ना हो, इसीलिए जो है उसको क्या डर है, क्या माल न्यूट्रिशन है, क्या डिहाइड्रेशन है, उसको किस कारण से उसको अच्छे तरीके से एक्सेस करना है। मॉनिटर करना है फूड एंड द फ्लूइड इनटेक को, कितना खाता है, कितना पीता है, ताकि फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में पता चल सके। मस्ट बी प्रायोरिटाइज, क्या प्रायोरिटाइज है उसको जो है प्रायोरिटाइज अच्छे तरीके से कर पाए। पेशेंट में इग्नोर हंगर और थ्रस्ट, क्या पेशेंट जो है हंगर और थ्रस्ट को इग्नोर कर रहा है, वो मरना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके बारे में भी जो है यहां पे पता करना है। यूज क्रिएटिव मेथड, अलग अलग तरीके के मेथड अपनाने हैं, जैसे कि अलाउ पैक्ड फूड, मीन जो है पैकेट वाला फूड देना है, पैकेट वाला फ्रूट देना है, पैकेट वाला एग देना है, ताकि पेशेंट जो है रिफ्यूज ना करे कि ये हॉस्पिटल का फूड है। ओके, सब जो है पैकेट वाला देना है। तो इंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशन इवन विद फूड सस्पिशन, ताकि उसको यह सस्पिशन ना हो कि जो है फूड में कुछ मिला के दिया गया है। अब पैक रहेगा तो वो अच्छे तरीके से करेगा, नहीं इसमें पैक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट होता है प्रोवाइड ए लेस स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट फॉर स्लीप। यहां पर जो भी जो है स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट को, जो जितने भी उसको स्लीप में डिस्टर्ब कर रहा होगा, उस सारे स्टिमुलेटिंग ऑब्जेक्ट को वहां से हटा देना है, और सभी चीज जो है अच्छे तरीके से कर देना है। एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट बनाना है ताकि अच्छे तरीके से पेशेंट सो पाए, डिम लाइट कर देना है, कंफर्टेबल बेड देना है, नॉइज को रिड्यूस करना है, नाइटमेयर्स, ताकि इससे नाइटमेयर ना, सपने ना आए, एंड एंजाइटी जो है उसको डिस्टर्ब ना करे स्लीप को। ओके, नेक्स्ट होता है एडमिनिस्टर सेडेटिव टू प्रिस्क्राइब, अगर जो है उसको नींद नहीं आ रहा है तो वहां पे सेडेटिव भी दे सकते हैं टू प्रमोट रेस्टफुल स्लीप। नेक्स्ट होता है प्रिवेंट डे टाइम नैप्स फॉर इंगेजिंग पेशेंट, यहां पे दिन को सोने नहीं देना है ताकि जो है पेशेंट को इंगेज कर पाओ और रात को अच्छे तरीके से सो पाए, और यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज भी करवाना है डे प्रोग्राम के रूप में, और ताकि उसको रिहेबिलिटेशन हो सके, जो ट्रेनिंग हो जाए, वर्कशॉप हो जाए, ये सारी चीज उसको सिखाना है। तो रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, ताकि अच्छे तरीके से रात को सोए और दिन को उठ जाए, ताकि जो है इंकरेज कर सके उसके एक्टिविटीज को। नेक्स्ट है पेशेंट इज सस्पिशियस ऑफ मेडिकेशन, अगर पेशेंट जो है मेडिसिन पे शक कर रहा है तो अलाउ करना है ओपन सील्ड मेडिकेशन पैक, मीन जो है उसको सील्ड मेडिकेशन पैक देना है, खुद से खुलवाना है, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि कुछ जो है मिला के दिया गया हो। रिड्यूस करना है मिसट्रस्ट को, इसके माध्यम से जो है ट्रस्ट जो है यहाँ पे रिड्यूस होता है। मिसट्रस्ट में जो अगर वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है तो अच्छे तरीके से ट्रस्ट करेगा, और इंक्रीज होगा मेडिकेशन कंप्लायंसेस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर्ड टॉयलेटिंग शेड्यूल, यहाँ पर जो भी टॉयलेटिंग शेड्यूल है, कब बाथरूम जाना है, कब नहीं जाना है, उसको स्ट्रक्चर करवाना है। इफ पेशेंट नेग्लेक्ट हाइजीन, अगर जो है पेशेंट कह रहा है कि मैं हाइजीन को मेंटेन नहीं करूंगा, तो उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से बताना है कि इतना टाइमिंग में तुमको जाना ही होगा। ओके, हेल्प करना है डिस्कवर करने में लिए रेगुलर टॉयलेट हैबिट को, ताकि अच्छे तरीके से रेगुलरी तरीके से वो टॉयलेट हैबिट कर सके। मॉनिटर करना है एलिमिनेशन को, ट्रीट करना है कॉन्स्टिपेशन को, ताकि उसका मेडिकेशन जो है सही तरीके से हो। और कॉन्स्टिपेशन कॉमन ड्यू टू ट्रैंक्विलाइजर, अगर ट्रैंक्विलाइजर देता है तो वहां पे कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। लो फ्लूइड फूड इनटेक और इनएक्टिविटी अगर यहाँ पे रहता है तो इस सभी को जो है मैनेज करना है, इसलिए जो है यहाँ पे मॉनिटर करना होता है। एलिमिनेशन को ट्रीट करना होता है कॉन्स्टिपेशन को, और मेडिकेशन अगर नीडेड है तो यहाँ पे मेडिसिन भी दिए जाते। ओके, तो ये सारे नर्सिंग इंटरवेंशन थे एंड रेशनल थे। अब लास्ट में जो है एक टॉपिक और है, वो है इवेल्युएशन। हम लोगों ने इतना सारा नर्सिंग इंटरवेंशन दिया, रेशनल पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, तो इसका इवेल्युएशन लास्ट में करना पड़ेगा ना जी, कि किस तरीके से इवेल्युएशन करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि की क्वेश्चन टू एक्सेस प्रोग्रेस, इन जो पेशेंट है कितना प्रोग्रेस किया है उसके लिए कुछ क्वेश्चन है, उस सभी को जो है यहाँ पे देखना होता है। हैज द पेशेंट एस्टेब्लिश्ड ट्रस्ट विद एट लीस्ट वन स्टाफ मेंबर, क्या पेशेंट जो है किसी एक स्टाफ मेंबर पर जो है अच्छे तरीके से ट्रस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है।
ओके, नेक्स्ट है इज डिल्यूजन थिंकिंग स्टिल प्रेजेंट, क्या उसके अंदर जो है अभी भी डिल्यूजनल थिंकिंग है क्या, क्या जो है हेलुसिनेशन में अभी भी रहता है क्या, कैन द पेशेंट इंटरेक्ट एप्रोप्रिएटली विद द अदर, क्या पेशेंट जो है दूसरे के साथ जो है एप्रोप्रिएटली तरीके से बातें करता है, इंटरेक्ट करता है या फिर नहीं करता है। या फिर नेक्स्ट है इज द पेशेंट एबल टू इंडिपेंडेंटली परफॉर्म ऑल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, मीन जो है उसके जो रोज के रोजमर्रा के काम होते हैं उसको इंडिपेंडेंटली तरीके से अपने आप को करने में सक्षम है या फिर नहीं है, ये सारे क्वेश्चन जो है वहां पे पूछना है और इसी के हिसाब से जो है तुम लोग जो है प्रोग्रेस को एक्सेस कर पाओगे। इतना सारा चीज ट्रीटमेंट दिया, इतने सारे नर्सिंग इंटरवेंशन दिए, इस रेशनल के हिसाब से दिए, तो यहाँ पे कितना फर्क नजर आया। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिजोफ्रेनिया को अच्छे तरीके से पढ़ा, क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या डायग्नोसिस होता है, क्या एटियोलॉजी होता है, क्या साइकोपैथोफिजियोलॉजी होता है, किस तरीके के ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होते हैं, थेरेपीज होते हैं, सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। थोड़ा लंबा लेक्चर है, तो अगर तुम अच्छे तरीके से देखोगे, समझोगे, जानोगे, फील करोगे तो बहुत ही मजा आएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन सा कंफ्यूजन रह गया है, वो नीचे कमेंट करना है और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारा वर्कलोड चाहिए होता है, पूरा पीपीटी बनाना पड़ता है, फिर से रिकॉर्डिंग, एडिटिंग सब कुछ करके डालना पड़ता है। और वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि जो है वैसे लड़के, वैसे बच्चे जो इसको नहीं समझ पा रहे हैं साइकेट्री को, वो भी अच्छे तरीके से समझ जाए और जो है फील कर पाए। ओके,